पहला जो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम हैंडल करता है, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हैंडल करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रिग्रेशन प्रॉब्लम से। तो सबसे मेन आइडिया रिग्रेशन प्रॉब्लम का यही है कि अगर आप देखोगे तो जो ये डॉट्स 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 है, एक तरह से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। एग्जाम्पल कि मान लो हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस है हमारा, लेट्स से हम ह्यूमन ह्यूमन के बारे में बात करते हैं कि हमारा एज हम यहाँ पे देखे एक्स एक्सिस में, और हमारे पास वाई है हमारी हाइट। तो बेस्ड ऑन योर एज कि लेट्स से आप 5 साल के हो तो आपकी ये एज होगी, लेट्स से आप अगर 8 साल के तो आपकी ये एज होगी, मतलब 5 साल के बाद आपकी एज होगी लेट्स से 3 फीट, 10 साल के होगा आप होगे तो आपकी मान लो होगी प्रॉब्ली 4 फीट। तो दिस तो बेसिकली ये हमारा एक डेटा सेट बन के आ गया हमारे पास कि बेस्ड ऑन योर एज आपकी हाइट क्या है। तो ये हमारे अगर उसको प्लॉट कर जाएंगे तो ये प्लॉट्स हमारे पास बन गया। तो मशीन लर्निंग का काम कुछ और नहीं है। मशीन लर्निंग का काम क्या है कि जो आपने उसको डेटा दिया है, जैसे ये एज और हाइट का जो आपने डेटा दिया है, उसको अपने एल्गोरिथम्स में एक लाइन फिट करेगा जो बेसिक। तो अभी हम बात करने वाले ही रिग्रेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, और जो हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं वो है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर मतलब ये होता है एक लाइन। तो आप एक लाइन फिट करना बेस्ड ऑन योर डेटा सेट, कि ताकि जो लाइन है वो आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए, और फ्यूचर में आप इसी लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करके आप प्रिडिक्शंस कर पाए। एग्जाम्पल मैं एक पेंट खोल के दिखाता हूँ कि मान लो हमारे पास एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट, और हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने एक लाइन बनाया कि बेस्ड ऑन योर डेटा सेट कि ये लाइन बनाया, और उससे बोला कि ये रही हमारे ट्रेनिंग के बेस पे हमने डेटा से ये सीखा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने। अब बोला कि ये लाइन सबसे बेस्ट फिट लाइन है हमारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और आप इसके बेसिस पर प्रिडिक्शन कर सकते हो। अब प्रिडिक्शन का मतलब क्या है मेरे प्रिडिक्शन मतलब ये है कि मान लो अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे आपको चाहिए थी वाई वैल्यू की हाइट, वाई वैल्यू की वाई एक्सिस की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एज की बात करा जाए, मान लो आपके पास जब 3 साल का बच्चा था तो आपको उसकी एज की वैल्यू पता थी। जब यहाँ पे 9 साल का बच्चा है तो आपको एज की वैल्यू पता है, लेकिन आपको जब यहाँ 7 साल का बच्चा उसकी एज की वैल्यू नहीं पता थी आपको। तो यही हमारे प्रिडिक्शन का काम आ जाएगा कि ये लाइन एज ए प्रिडिक्शन के लिए आप यहाँ पे करोगे एक्स्ट्रापोलेट, और यहाँ पे देखोगे तो आप ये वैल्यू एक तरह से आपके लिए प्रिडिक्शन है। सेम अगर यहाँ हम इसको इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जितनी वैल्यू हम सबके लिए हम इसको प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। तो यही है रिग्रेशन का काम। अब एक विजुलाइज करवाता हूँ कि कैसे ये हमारा काम करता है, बेसिक काम करता है। कि जैसे आप यहाँ देख रहे होगे कि ये रहा हमारा वही डेटा सेट जिस डेटा सेट की नॉर्मली मैं बात करता हूँ। तो आप देखोगे कि जो लाइन है ये लाइन है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, और वो खुद को फिट कर रहा है इसके अंदर। फिट करने का मतलब क्या है कि बेस्ट लाइन बनाने की कोशिश करा कि सबसे बेस्ट लाइन कौन सा होगा ताकि हम अपना डेटा को रिप्रेजेंट कर सको। और यही हमारा काम है, इसी लाइन को बनाना ही हमारा काम है। जो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स अगर वो अपने डेटा को सीख के करेगा कि मतलब बेस्ड ऑन डेटा सेट बनाएगा कि बेस्ट फिट लाइन कौन सा, वही हम मशीन लर्निंग में बेस्ड ऑन हम सम कोडिंग एंड सम लॉजिक्स हम प्रिपेयर करते हैं, ये लाइन बनाते हैं। तब अब हम सीखेंगे कि अब ये लाइन बनता कैसे है। ठीक है। तो हम लोग सीख तो गए कि हमारा काम है एक बेस्ट फिट लाइन बनाना। तो इसी को कहते हैं जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, फिट अ लाइन नेम्ड एज बेस्ट फिट लाइन। अब इसका एक मेथड है कि कैसे अब ये लाइन बनता है। तो बनने का मतलब क्या है कि पहले एक लाइन फिट करो। जरूरी है कि ये लाइन ये बेस्ट फिट लाइन हो गया, मैं एक लाइन कोई भी फिट करना है लाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन फिट करा था, एक ये स्ट्रेट लाइन बेस्ड ऑन डेटा। अब मुझे स्ट्रेट लाइन की जगह मुझे स्टार्टिंग में मशीन लर्निंग लोगों को नहीं पता कि कौन सी लाइन फिट करनी है, तो मान लो उसने कुछ नहीं एक ये वाले लाइन फिट कर दी। अब उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप करेगा कैलकुलेट एरर। अब ये एरर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एरर है क्या, किसके बीच कौन सा एरर, क्या एरर है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरर, क्योंकि बेस्ड ऑन क्योंकि एक कंप्यूटर को समझाना कि अपने लाइन को फिट कैसे करा जाए, क्योंकि उसकी एक वैल्यू चाहिए होगी। हम तो विजुलाइज करके देख पाएंगे कि हाँ ठीक है ऐसा है तो ये हमारे लिए बेस्ट फिट हो सकता है, बट कंप्यूटर के लिए कोई विजुलाइजेशन नहीं है, उसके लिए हर चीज न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो उसी के लिए हमारे पास आता है टर्मिनोलॉजी एरर। अभी एरर कौन सा है और इसके साथ क्या होगा वो मैं बताता हूँ।
तो अब ये जो जो एक हमारे कंप्यूटर ने एक लाइन बनाई, अब वो क्या करेगा, एरर एरर मतलब क्या हमारा कि ये हमारी जो डॉट 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 है ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज है, और जो लाइन है ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, जो हमारी प्रिडिक्ट करा मॉडल ने प्रिडिक्ट करा कि बेस्ड ऑन इस क्वांटिटी पे हमारी एक्चुअल वैल्यू ये थी, और हमारे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट करा, ये प्रिडिक्ट करा है बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये थी और मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट करा, ये प्रिडिक्ट करा। तो एरर हो गया हमारे पास एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, दैट इज मीन ये वाला डिफरेंस, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, कि एक्चुअल में क्या y की वैल्यू थी और प्रिडिक्टेड ने क्या करा। सेम थिंग यहाँ पे एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। तो ये जो एरर है इस एरर को कैलकुलेट करेगा। सेकंड हमारा स्टेप होगा पहला लाइन फिट करना, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है एरर कैलकुलेट करना। अब एरर कैलकुलेट करेगा तो तीसरा स्टेप होगा कि इसको एरर को रिड्यूस करना। तो एरर को रिड्यूस कैसे करेगा, अपनी लाइन को रोटेट करके, जैसे यहाँ पे दिखाया गया था कि लाइन को रोटेट करता है ये, और यहाँ पे देख भी रहोगे नंबर चेंज हो रहा है कुछ ये तो जो नंबर चेंज हो रहा है ये हो रहा है मीन स्क्वायर एरर। अभी मीन स्क्वायर एरर होता क्या है कि एरर तो मैंने बताया आपको एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड वो है एरर, उसका स्क्वायर वो क्या हमारा स्क्वायर एरर। अब मीन वैल्यू लेना क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स है, तो हमारे पास 15 एरर 20 एरर 60 पॉइंट्स के एरर होंगे, तो उसका मीन, तो इसे बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर। तो बेस्ड ऑन रोटेटिंग ऑफ लाइंस कैसे हमारा एरर आ रहा है और उसको रिड्यूस करना, यही हमारे स्टेप्स है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है, मतलब एक मेन आइडिया कि हमारा लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करता है और क्या क्यों क्या कर रहा है एक्चुअली में और कैसे कर रहा है काम। इसके आगे मैं अभी मैथमेटिक्स में जाऊंगा, लेकिन अब तक जितना मैंने समझाया उसमें किसी को डाउट है कुछ भी? गुड, ओके सतेंद्र से नो, कूल सतेंद्र। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। तो अब लाइन के बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज ले लेते हैं। ऑल्दो आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट द लाइन, बेसिक नॉलेज ऑफ लाइन, बट स्टिल तो लाइन के पास हम लाइन के लिए हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक स्लोप या कोफिशिएंट और एक हमारा इंटरसेप्ट। इस x is your x values and y is your y values, right? So slope is nothing that this line at what make it किस एंगल पे ये लाइन है उसे कहते हैं स्लोप, एंड जो ये और इंटरसेप्ट उसे कहते हैं जो ये y वैल्यू पे ये वैल्यू कट कर रहा है उसे कहते हैं इंटरसेप्ट। तो किसी लाइन को बनाने के लिए हमारे पास ये पॉइंट्स होने चाहिए, ये स्लोप होना चाहिए और ये इंटरसेप्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास ये वैल्यूज है तो हमारी लाइन बन जाएगी, राइट? इनफैक्ट हमारे पास y और x की वैल्यू ना भी हो, हमारे पास इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू हो तो हमारे पास लाइन बन जाएगी, सिंपल है। तो हमारा तो मशीन लर्निंग का काम है, उस मशीन लर्निंग काम का बेसिकली मशीन लर्निंग का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि स्लोप निकालना और इंटरसेप्ट निकालना, ये दो चीज। अगर ये दो चीज ने बेस्ट वैल्यू निकाल ली तो हमारा जो ये बेस्ट लाइन था वो बन जाएगा, क्योंकि अगेन लाइन रिप्रेजेंट किससे कर रहा है, एक स्लोप से और एक इंटरसेप्ट से। अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू मिल गई और विद बेस्ट वैल्यू तो हमारा काम बन जाएगा। कूल, तो अब आगे बढ़ते हैं। और आई नो हमने ये ऑलरेडी स्टेबलाइज कर दिया है ग्राफ, तो अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे जाएंगे, इसके पीछे क्या एक्चुअली हो क्या क्या रहा है। तो इस अप्रोच के लिए अब तक जो एल्गोरिथम्स बने हैं लीनियर रिग्रेशन में, तो जो मैथमेटिक्स अब तक जो यूज करी है, तो दो अप्रोचेस अब तक यूज हुआ है। पहला अप्रोच है वो है नॉर्मल इक्वेशन, मैं बताऊंगा कि क्या करते हैं एक्चुअली नॉर्मल इक्वेशन में, और दूसरा आइटरेटिव मेथड। तो नॉर्मल इक्वेशन में हमारे पास एक डायरेक्ट लाइन आ जाती है, एक ही बार में आपके पास आपको एक लाइन वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट, ये सीधा लाइन आपको एक ही बार में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल आइटरेशंस हो रहे हैं, धीरे धीरे करके ये लाइन घूम रहा है, जैसे घूम रहा है, इसे कहता है आइटरेटिव अप्रोच। तो दो अप्रोचेज हमारे पास, हम दोनों अप्रोच पढ़ेंगे। अगेन मतलब क्यों आए दो अप्रोच, एक अप्रोच पे क्यों काम नहीं करा, इसके भी रीजंस हैं। चलो रीजंस पहले ही डिस्कस कर लेती है, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, आई थिंक ज्यादा बेटर तभी रहेगा। तो ठीक है, आई थिंक स्टैब्लिश करते हैं हम नॉर्मल अप्रोच के बारे में। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, राइट, या y इज इक्वल टू ax प्लस b, कुछ भी। तो यहाँ पे x जो रिप्रेजेंट करता है वो सिर्फ एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, या सिर्फ x वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो वी ऑल नो
फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस में लेते हैं, तो अगर हाउस प्राइस की प्रिडिक्ट करनी है आपको, तो सिर्फ वो कहाँ पे है, आई मीन उसका पिन कोड से आप नहीं पता कर पाएंगे ना। आपको उसका नंबर ऑफ रूम्स, उसके अंदर कितना रूम है वो पता होना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट का उसका एरिया है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और भी चीजें हैं, मतलब अगर वो फुली फर्निश्ड है नहीं है, कितने सारे हमारे पास फीचर्स होते हैं उसके, इसे हम बोलते हैं डायमेंशंस। मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने सारे डायमेंशंस हैं, तो उन सारे डायमेंशन को करस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास सिमिलरली ये हमारे पास एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। ओके, एंड एट फॉर ईच एक्स वैल्यू यू हैव अ सेपरेट कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एंड अगर हम इसी को वेक्टराइज फॉर्म में बना लें, तो बस सिंपल इसको हम एक्स को हम एक्स मैट्रिक्स बना लेंगे, वाई के लिए हमारे पास एक अगेन उसका एक वेक्टर रहेगा, और थीटा के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स रहेगा। जिसको नहीं समझ आए, ये रहा हमारे पास एक्स है, हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स, ओके। ये रहा हमारे पास जो वैल्यूज है 1 2 3, यहाँ पे आप देख रहे हो डिफॉल्ट बायस, एक एक्चुअली में क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्ट डिफॉल्ट बायस इज, कि आप देख रहे हो कि इसके आगे कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है, राइट। इसका मतलब समथिंग कोई कुछ होगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, और 1 को हमने इग्नोर कर दिया, तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिफॉल्ट बायस, ठीक है। तो 1 कांस्टेंट रहेगा, बाकी 1 2 3 ये आपके पॉइंट्स है यहाँ पे। तो हमने एक एक्स की मैट्रिक्स बना ली, सिमिलरली वाई की मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है, वाई की वैल्यू दैट इज 3, दैट इज 2, दैट इज 4, ओके। तो हमारे पास इसको हम वेक्टराइज फॉर्म में काम चीज कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल मेथड ही एक वेक्टराइज मेथड है, इसलिए आप इसको वेक्टराइज फॉर्म में करेंगे। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन? आई होप सबको समझ आ रहा हो अभी तक, बढ़िया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब पहला काम क्या है, अब क्योंकि अब ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, इसमें एक स्टेप है, अगर आप उसको स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपके पास ये थीटा दैट इज बेसिकली थीटा ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एंड थीटा ट्रांसपोज नथिंग बट दैट इज थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2, थीटा, दैट इज द वेक्टर बेसिकली, ओके। सो पहला हमारा काम होगा इस एक्स को ट्रांसपोज करना। आई एम नॉट गोइंग इनटू द की ट्रांसपोजिशन कैसे होता है, बिकॉज दैट इज द बेसिक मैथमेटिक्स। सो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रांसपोज करना, दूसरा हमारा होगा इस ट्रांसपोज को अपने एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। when you multiply your x ट्रांसपोज वैल्यूज टू योर x, तो ये हमारे पास ये वैल्यू मिल जाती है। फिर थर्ड हमारा स्टेप होगा जो आपका जो यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये वैल्यू इसका इनवर्स लेना। तो इनवर्स जिसको नहीं पता थोड़ा सा बता दो, ऐसा इनवर्स लिया जाता है, डिटरमिनेंट निकाला जाता है एंड वैल्यू को मैनिपुलेट करके हमारे पास इनवर्स आ जाता है। तो हमारे पास इनवर्स आ गया, तो हमारे पास बेसिकली ये तीन चीजें कैलकुलेशन हो चुकी है। जब हमारे पास इनवर्स आने के बाद दोबारा एक्स ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे हमारे पास स्टेप्स है। फोर्थ स्टेप है कि हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमने ये वाला स्टेप फुलफिल कर दिया, तो हमारे पास थीटा ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, दैट इज 2 and 1/2। तो 2 is nothing but your x theta 0 and theta 1 is nothing but 0.5, that is 1/2। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, दैट इज स्लोप और इंटरसेप्ट। तो हमारे पास जैसी ये दो वैल्यू आ गई, तो यू नो कि हम इससे लाइन बना सकते हैं। तो ये हमारे पास ये एक लाइन बन गई डायरेक्टली, तो ये हमारे बेस्ट फिट लाइन है। अब अगर आपको यहाँ पे एट 0.5 पे क्या वैल्यू होगी इसकी, वो आप अगेन डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर इसके आगे भी हम इसको एक्सपेंड करा जाए, तो आगे कोई भी वैल्यू चूज करा जाए तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक हाउस प्रिडिक्शन। कि अगर आपको पता है कि वहाँ पे 1 BHK का फ्लैट है तो आपको कितनी प्राइस मिलेगी, अगर ये 3 BHK का फ्लैट है वहाँ पे कितना प्राइस रहेगा, अगर वहाँ 4 BHK का फ्लैट है कितना प्राइस रहेगा, दैट इज वी कॉल प्रिडिक्शन। यू नो, मतलब अब तक हमें लग रहा था कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था इस चीज को, तो मुझे लग रहा था कि एल्गोरिथम सुनते ही लगता है कि क्या कॉम्प्लेक्स चीजें हो सकती है, बट now we know कि it's not that complex, it's just a basic mathematics which we have just taught in our 11th 12th or let's say in our college life. So that is one step, that is iterative, that is your normal method, or we say normal equation method.
अब द थिंग इज कि इसमें हम लोग थीटा वैल्यू चूज करते हैं, हम लोग इनवर्स करते हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट्स लेते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन कि जब हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा का मतलब जब हमारे पास डेटा सेट होगा 10,000 रोज के ज्यादा, 10,000 20,000 रोज होंगे हमारे पास डेटा सेट में, एंड डायमेंशंस दैट इज फीचर्स, इट इज मोर देन 100 फीचर्स, 200 फीचर्स। तब क्या होता है, तब ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली हाई हो जाते हैं, एंड यू मतलब यू डेफिनेटली नीड हाई कंप्यूटेशन पावर एंड योर टाइम। इस केस में जब हमारे पास डेटा सेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तभी हमारे पास ये नॉर्मल इक्वेशन मेथड विल नॉट डू गुड, राइट। मतलब अगेन मतलब हमारे पास लाइंस आ सकती है, इट्स जस्ट कि हम वी आल्सो सी इकोनॉमिक फैक्टर, okay, that is why when we have a large data set more than 10,000 20,000 records, तब हम नॉर्मल इक्वेशन यूज नहीं करते, बट below that record that this method is the best because सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग, डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो दैट इज द बेस्ट मेथड टिल नाउ फॉर लीनियर इक्वेशन। नाउ वी गो फॉर द सेकंड मेथड, दैट इज द आइटरेटिव मेथड, एंड मैं बता दूं कि दिस इज द मेन मेथड जहां से अब आगे के जितने भी नॉर्मली एल्गोरिथम जितने भी बन रहे हैं और जितने बने हैं अब तक, सब somehow related to this method only। थोड़ा सा आगे पीछे कुछ नए नए टर्मिनोलॉजीज डाल देते हैं, कुछ नए नए फंक्शनल मैथमेटिकल इक्वेशंस डाल देते हैं, बट फाउंडेशन यही है मेथड 2। जितने भी हमारे पास आगे के एल्गोरिथम्स जो भी अब तक बन रहे हैं और बनते हैं, सबका फाउंडेशन यही है, ठीक है। तो मेथड 1 में अब तक किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट? परफेक्ट, इफ नो वन आस्किंग देन परफेक्ट। अब हम जाते हैं, ठीक है, मेथड 2 पे। अब मेथड 2 पे क्या है, रिमेम्बर जब मैंने आपको बताया था कि ये लाइन कैसे अपने आप को फिट कर रही है, बेस्ट फिट लाइन बना रही है, तो कर क्या रहा है कि एक लाइन बना रही है, उसके उसके बाद ये मीन स्क्वायर एरर निकालती है, फिर लाइन को रोटेट करती है, फिर दोबारा मीन स्क्वायर निकालती है, फिर लाइन को दोबारा रोटेट करती है, मीन स्क्वायर निकालती है, देखती है साथ में कि हमारा मीन स्क्वायर एरर कम हो रहा है या नहीं। अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब सही डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये ज्यादा हो रहा है, अगर हमारे दूसरी लाइन उसने रोटेट करी और इसकी मान लो इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, तो इसका मतलब ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो कैसे कंप्यूटर को बताया जाए कि कितने एंगल पे रोटेट करेगा और कैसे ही सही डायरेक्शन में जा रहा है, वो बताना काम कैसे हम उसको कोड के थ्रू बता सकते हैं, और वी कैन से मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी के थ्रू हम बता सकते हैं, दैट इज वी कॉल इन दिस मेथड, दैट इज आइटरेटिव मेथड। ओके, तो व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग दैट कि अगेन हमारा लॉस फंक्शन ये सब कुछ काम करेगा लॉस फंक्शन के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था अभी तक, मीन स्क्वायर एरर, वो हम मशीन लर्निंग में मशीन एज अ मशीन लर्नर और डेटा साइंटिस्ट व्हाट वी कॉल इज अ लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन, बिकॉज इट इज आवर लॉस। ओके, तो पहला करेगा क्या, पहले हमेशा एक लाइन बनाएगा, एनी लाइन, ठीक है, उसके बाद करेगा डिफरेंस निकालेगा, दैट इज दैट मीन स्क्वायर एरर डिफरेंस निकालेगा, उसको डिफरेंस निकालने बाद अगेन उसको मेन करेगा, तब ये आगे जाएगा उसको कम करने के लिए, ठीक है। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये बेसिकली दिखा रहा है कि कैसे हमने इसको कम करा है, हमने अपने स्टेप्स को हमने अपने एरर को कैसे कम कर रहे हैं। तो दोबारा एक पेंट पे जाता हूं मैं। तो अब स्टार्ट कैसे होता है एल्गोरिथम, तो जैसे ये मैंने एक पॉइंट्स बनाए थे, एक बार इसको थोड़ा सा बेटर पॉइंट्स बना देता हूँ मैं। मान लो हमारा एक पॉइंट है, ये रहा डेटा पॉइंट, एक ये रहा डेटा पॉइंट और एक ये रहा डेटा पॉइंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो पहले क्या करता है मशीन लर्निंग मॉडल, सबसे जो पहला लाइन बनाता है मशीन लर्निंग मॉडल, वो करता है कि इसका एवरेज इन 3 पॉइंट्स के एवरेज बनाता है, इन 3 पॉइंट्स का एवरेज निकाल लिया, मान लो इसकी वैल्यू 2 है, add the value of 1, let's just okay, let's take this like the size, cool, add the value of 1, हमारे जो y की वैल्यू है वो है हमारे पास 2, ओके, यार 2, परफेक्ट। सो मैं इससे टाइप करता हूँ, and at the value of 2
एट एक्स एक्सिस 2, हमारी y की वैल्यू है 4, सॉरी लेट्स टेक 6, एंड एट द वैल्यू ऑफ 4 हमारी y की वैल्यू है 3, लेट्स टेक 3। ओके, तो क्या करेगा, पहले इसका एवरेज निकालेगा हमारे पास। सिंपल, इसका एवरेज क्या होगा, 3 + 2 5 + 6 11, और इसका एवरेज होगा हमारे पास 5.5। तो एक लाइन बनाएगा जो 5.5 के ऊपर अराउंड कहीं लाई करता है। अब ये होता है हमारा फर्स्ट लाइन, और वी कैन सो फाउंडेशन लाइन। अब सेकंड स्टेप क्या करेगा, इसको करना होगा। सेकंड स्टेप हमारा मीन स्क्वायर एरर निकालना। तो यहाँ पे निकालेगा कि इसका एरर क्या है हमारा। तो अगर हम इसका एरर देखा जाए तो करस्पॉन्डिंगली इसका एरर कैसे होगा, एट द वैल्यू ऑफ 1 हमारे पास ये वैल्यू 2, और ये वाली वैल्यू हमारे पास जो लाइन है वो किसकी वैल्यू 5.5। तो 5.5 - 2 दैट इज 3.5। तो यहाँ पे जो एरर है हमारा वो है 3.5 का एरर है, 3.5 एट द वैल्यू ऑफ 2। हम देखेंगे यहाँ पे हमारे कितना एरर आया, 5.5 - 6 दैट इज 0.5। सेम विद हमारा यहाँ पे आएगा एट द वैल्यू ऑफ 4 पे हमारा जो वैल्यू कितनी थी 3, और हमारे पास प्रेडिक्शन कितना 5.5। तो हमारा जो लॉस आएगा वो कितना है, और उसके एरर हमारा 1.5 का। ओके, तो सी फ्रॉम दिस ओनली दे कैलकुलेट द एरर। इसके बाद इसको हम इसका मीन कर देंगे तो हमारे पास मीन एरर आ गया। लेकिन हमें मीन एरर नहीं निकालना, हमें मीन स्क्वायर एरर निकालना है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर फिर बाकी इसका मीन। तो हमारे पास जब वो मीन आएगा तो लेट्स कुछ भी वैल्यू है, लेट्स टेक कि मीन हमारा स्क्वायर एरर आया 157। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या करेगा कि इस लाइन को रोटेट करेगा। अब उसके लिए क्या करता है, अब एज्यूम कि आप लोग किसी पहाड़ की चोटी पे है। ठीक है, इसका एग्जांपल दिखाते हुए कि किसी पहाड़ की चोटी पे आप, या कहीं मतलब पहाड़ के कहीं भी बीच में, और आपको नीचे उतरना है। ठीक है, पहाड़ के बिल्कुल बॉटम में, और आपकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है किसी ने। तो इसलिए आप देख तो नहीं सकते। ठीक है, बाकी सेंसेस आपके सब कुछ ओपन है, बट आप देख नहीं सकते। तो आप नीचे कैसे जाओगे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आप नीचे ही जा रहे हो। तो सिंपल है, अगर आप अपने एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, और अगर आपका जो नेक्स्ट स्टेप जो आप आगे बढ़ा रहे हो अगर वो नीचे जा रहा है, आपके प्रेजेंट स्टेप से जो करंट स्टेप है वो नीचे जा रहा है, तो आपको पता चला कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में हूँ। अगर वो उसी लेवल पे जा रहा है तो आपको पता चलेगा कि वही लेवल वही है, लेवल कोई और नहीं, लेवल वही है, हम कहीं और कहीं भी नहीं जा रहे हैं। अगर वो स्टेप आपको ऊपर गया तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगी कि वो लेवल ऊपर है और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो सी बेस्ड ऑन योर स्टेप्स यू कैन टेल कि आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर या नीचे। अरे इसी चीज को अगर हम बोलेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में कि अगर आपका स्टेप नीचे गया, व्हाट दैट नीचे मींस, इट मींस कि एक लाइन अगर ड्रॉ करा जाए तो उसका स्लोप नेगेटिव है हमारा, राइट। अगर नेगेटिव स्लोप है तो हम नीचे जा रहे हैं, अगर हमारा पॉजिटिव स्लोप है तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो दैट इज द केस। तो जो हमारा यहाँ पे आप लोगों ने जो ये इक्वेशन देखी है एरर की, तो स्लोप कैसे निकलता है अगर हम सोचा जाए, स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव, राइट, डिफरेंशिएशन। तो व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी कॉल इट, तो जो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आएगा वो x के टर्म्स में आएगा बेसिकली, राइट, विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब आप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब जो ये चीज है ये हमारी ऊपर जा रही है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई इसका मतलब हम नीचे जा रहे हैं, राइट। सेम थिंग विद सी, क्योंकि हमारे पास एक m की वैल्यू निकालनी है और एक c की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दो डिफरेंशिएशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू m एंड विद रिस्पेक्ट टू c। कूल। तो वंस you calculate the differentiation and from that differentiation you get to know आप सही डायरेक्शन में है या नहीं। Okay, based on your differentiation you will get the value, what is the value of m, what is the value of c. You will just put your value in this equation, then you will get your new points, your new slope, and once you get a new slope, what you will do, you will again calculate the value of e, and again you will plot your equation, plot your line based on your new slopes, and after that आप again calculate करेंगे आपकी e की वैल्यू। e की वैल्यू is nothing but your loss। cool।
तो दैट इज बेसिक फाउंडेशन कि कैसे हमारा मैथमेटिक्स काम करता है. आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ी सी काफी कुछ इसके अंदर आ चुका है, but not to worry, it is nothing but a simple line which is basically fitting in your data set. Okay, once this class is over, definitely I'll also share you the links where you can go through a little bit about this mathematical functions, what is that slope which I was talking about. Okay, that is not the case. तो यहाँ पे हमने एक बेसिक मैथमेटिकल फाउंडेशन बना लिया है. अब जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ ये होगा इसका हैंड्स ऑन, कि आप इसको कोड्स के थ्रू कैसे अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसको प्रिडिक्शंस के लिए यूज करेंगे. ठीक है, तो अब तक किसी को कोई डाउट है? मिस्टर सत्येंद्र, मिस्टर अनिल, मिस्टर दिनेश. थैंक्स थैंक्स सीमा फॉर रिस्पॉन्डिंग. तो अब हम क्या करते हैं, अब फॉर दिस ट्रेनिंग पर्पस what we will do, let's just open your Jupyter notebook or whatever the IDE which you are using. But I will recommend कि आप Jupyter notebook ही खोलें. I hope सब लोगों के पास Jupyter notebook होगा. अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बता दें. So Seema, you don't have Jupyter notebook. That is what you are saying. तो आपके पास क्या है, आप लोग क्या यूज कर रहे हैं? VS कोड. ओके, ठीक है, चलेगा चलेगा, परफेक्ट. इफ यू हैव ए VS कोड चलेगा. आप लोग सब लोग ओपन कर लीजिए अपना VS कोड एंड हम लोग इसको VS कोड में करेंगे. परफेक्ट दीक्षा, वी विल डू इट ऑन द VS कोड. ओके दिनेश, तो सब लोग अपना VS कोड ओपन कर लीजिए. एंड बट आई वांट कि एक बंदा अपने VS कोड खोल ले, सो दैट आई विल गाइड हिम कि क्या करना है, एंड you guys can replicate whatever the things which I am guiding to that particular guy. Okay, तो any volunteer for me जो ये काम करने वाला है? मित्र सीमा, गीता, सत्येंद्र, धीरज, कोई भी एक बंदा जो वॉलंटियर कर सकता हो. ओके, ठीक है. सी इट सीम्स एवरीबॉडी इज क्वाइट नर्वस. तो अच्छा सत्येंद्र, ओके परफेक्ट सत्येंद्र. Let's just open your VS code and just share your screen there so that it will be helpful for everyone. मिस्टर सत्येंद्र, आर यू डूइंग इट या फिर मैं करूं? चलो ठीक है, नो वरीज, मैं ही स्टार्ट करता हूँ. आई एम अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन. I hope it's visible. So what I am doing, I am opening the Visual Studio Code. I hope आप लोगों के पास भी यही होगा. इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, सबके पास यही ना विजुअल स्टूडियो कोड. ऑल द मेरा थीम डार्क है, प्रॉब्लम आप लोगों का लाइट थीम हो सकता है. तो व्हाट यू विल डू, cool, perfect cool. So what we will do, let's start with new text file. Okay, just click on the new text file and we will save it. Initially we will save it. Okay, I am saving it on desktop. I am saying let's say test dot. Now here comes the challenging part, IPYNB. Test is the file name which you want to basically do. And हम लोगों के पास बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, .py एक्सटेंशन, .pynb एक्सटेंशन, तो हम लोग ये यूज करेंगे.
ठीक है, एंड वंस यू डू इट जस्ट सेव इट। जैसे सेव करेंगे आपके पास इस टाइप का कुछ आ जाएगा लेआउट। ठीक है, जैसे ही कहीं पे भी आप लोग कहीं भी अटके तो बस मुझे पिंग यहाँ पे पिंग कर दीजिएगा कि सर वी आर स्टक है, तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा दोबारा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्ड नहीं होगा, तो आई विल एज्यूम कि आप लोग मेरे साथ ही चल रहे हो। तो आई होप टिल नो सब लोगों ने ये कर दिया होगा test.ipynb फाइल। तो what next step I will recommend, these are the some modules which I am going to import. Okay, I will explain it line by line. In fact आप लोग भी बता सकते हैं। आई होप मैथप्लोट्लिब से सब लोग अवेयर हो चुके हैं आप लोग, राइट? ओके, नंपाई से आई होप नंपाई से भी अवेयर हो गए। साइकिट लर्न, एसके लर्न व्हाट वी कॉल, तो एसके लर्न ही हमारा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इनफैक्ट मशीन लर्निंग बेसिकली वी कैन से कि मशीन लर्निंग वाले लोगों के लिए एसके लर्न इज द गॉड। इस पे हर टाइप का डेटा सेट्स अवेलेबल है, हर मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स या इसी लाइब्रेरी में हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो ओके, तो मैटप्लॉटलिब हम यूज करने वाले फॉर प्लॉटिंग। नंपाई यूज करने वाले हैं हम लोग, अगेन यू ऑलरेडी नो नंपाई क्या क्या यूज होता है। और हम लोग भी सेम, हम वैल्यूज के लिए, मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज करेंगे हम लोग इसको। और हमारे पास एसक्यूएल का क्या यूज करेंगे, पहले हम करेंगे इसका डेटा सेट्स। डेटा सेट हम लोग यहाँ से यूज करेंगे, रिग्रेशन डेटा सेट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग इसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, जो हमने अभी तक लीनियर रिग्रेशन जो हमने पढ़ा है। कुलदीप सैनी हैज रेज्ड अ हैंड। परफेक्ट कुलदीप, व्हाट इज योर डाउट? प्लीज जूम। ओके, सर ये जो एस्केलन पिछली बार मेरा खुल नहीं पा रहा था प्रॉपर तरीके से। एस्केलन से जो लाइब्रेरी खोल लेते ना, डेटा ले रहे थे मतलब। हाँ हाँ, प्रॉपर तो वो प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, इस बार ओपन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आई होप अभी विजिबल होगा ये। ठीक है, तो तो बस ये है हमारा, एक बार ये हमारा डेटा सेट है वो इंपोर्ट कर लीजिएगा इसके लर्न से। अधिकतर लीनियर मॉडल है, यहाँ से लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट कर लेना, क्योंकि यही हमारा मेन मशीन लर्निंग मॉडल है। मशीन लर्निंग मॉडल है हमारा, और यहाँ से हमारा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। चलो इसके बारे में बात करेंगे अभी, क्या है, काम करता है इसका। तो मैं एक बार इसको कॉपी करके आप हम लोग अपने चैट में पेस्ट कर देते, सो दैट आप लोग भी इसको अपने लाइब्रेरी में कॉपी पेस्ट कर सको। ठीक है, इंस्टॉलिंग कर्नल, चेंज कर्नल, सॉरी एक्चुअली मैं अपने इसमें VS कोड में जनरली काम नहीं करता हूँ मैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। बट कोई नहीं, इसको कैंसिल करके मैं इसमें सिखा दूँगा। सेम चीज़ है जो मैंने आपको सिखाई है। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ से बस इसको चलाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, और व्हाट यू कैन डू, यहाँ से आप लोग यहाँ से इस पे क्लिक करके रन पे क्लिक कर सकते हो। बट आई होप यहाँ पे भी तो है। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट? आई होप सबने ये जो भी काम कर रहा है अभी उससे ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली होगी। परफेक्ट। अब यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना डेटा सेट डाउनलोड करने वाले हैं। बेसिकली हमने डेटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, अब हम उस डेटा सेट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा सेट यूज करेंगे यहाँ मेक रिग्रेशन। तो मेक रिग्रेशन बेसिकली क्या है, हमारे पास रिग्रेशन डेटा सेट ये बनाएगा हमारा एसक्यूएल। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि एन सैंपल्स। एन सैंपल होता क्या है, एन सैंपल बता रहे कि मुझे कितने सैंपल चाहिए, कितने रोज चाहिए अपने डेटा में। तो मुझे सिर्फ अभी तक के लिए सिर्फ 200 रोज दे रहा हूँ बस। आप 2000 रोज ले सकते हैं, 200 रोज ले सकते हैं, जो मैंने लिया है
20,000, 2 million, जो भी ले सकते हैं, लेना चाहे ले सकते हैं। नंबर ऑफ फीचर्स, दैट इज योर एक्स, या रिमेंबर मैंने कहा था x1, x2, x3, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ फीचर्स हो सकते हैं। तो अभी के लिए, क्योंकि मैंने अभी एक ही फीचर का समझाया, एक ही हम लोग भी एक ही लेंगे। आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ओके, एक रैंडम स्टेट है, इसका यूज क्या है, इसका यूज थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस के लिए बंदों के लिए है। बेसिकली क्या यूज होता है इसका कि रैंडम स्टेट डिक्टेट्स की जो आप ये यूज कर रहे हैं अपना कोड, उसमें जो रैंडम वैल्यूज जो भी जनरेट होंगी वो हर कंप्यूटर में सेम रहे। व्हाट आई मीन बाय दैट कि आई होप आप लोगों ने यूज करा होगा कि रैंडम फंक्शन डाउनलोड करा होगा, इंपोर्ट करा होगा रैंडम फंक्शन, और वो जब उसको इंपोर्ट करेंगे और उस रैंडम फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करते हैं कि रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, कभी 5, कभी 6, कभी 2, कभी 4, राइट। अगर मैंने अपने कंप्यूटर में रैंडम फंक्शन को चलाया तो मेरे कंप्यूटर में कुछ और रैंडम फंक्शन जनरेट होगा, और आपने वो रैंडम फंक्शन जनरेट करा चलाया तो आपके कंप्यूटर में कुछ और रैंडम फंक्शन जनरेट होगा। अगर मेरे कंप्यूटर में 5 हुआ जनरेट तो आपके कंप्यूटर में 5 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये रैंडम स्टेट उसको कंपलसाइज करता है कि अगर मेरे में 5 जनरेट होगा तो आप में भी 5 ही जनरेट होगा, आप में भी 6 ही जनरेट होगा एट एवरी क्लिक। ओके, तो बट ये सो इट इज अप टू यू, यू कैन यूज इट और नॉट। मतलब जनरली वो लोग यूज करते हैं जो कम्युनिटी में काम करते हैं। लेट्स से मेरे पास 5 और 6 लोगों की टीम है, अब मुझे एक मॉडल बिल्ड करना है, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो रिजल्ट्स है सबके सेम टू सेम आए। तो फॉर दैट ओनली वी विल यूज रैंडम स्टेट एज 0, और लेट्स से 0, ओके। एंड वी विल ऐड सम नॉइज इन आवर डेटा सेट। हम नहीं चाहते हमारा डेटा सेट एक आइडियल डेटा सेट हो। बट आई मीन बाय आइडियल डेटा सेट कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो डेटा सेट आए, लेट्स टेक दिस। अभी तो आप देख रहे हो कि थोड़ा बहुत, अगर ये जो लाइन है परफेक्ट लाइन है उसमें ऊपर नीचे डेविएशन कर रहा है, इसको कहते हैं नॉइज। अगर एक आइडियल डेटा सेट होगा तो क्या करेगा, इस सब कुछ इस लाइन के ऊपर ही रहता है, सारे पॉइंट्स। तो हम लोग थोड़ा नॉइज यूज कर रहे हैं, क्योंकि जनरली हमारे डेटा में नॉइज ही होता है, और हम लोगों का काम ही होता है इस नॉइज को समझना और एक अच्छा लाइन फिट करना। तो वंस यू डू दैट, हम इसलिए हमने नॉइज को हमने डाल दिया 15%। और एक बायस टर्म होती है, बायस इज नथिंग बट दैट योर इनिशियल वैल्यू। रिमेंबर मैंने कहा था एक इनिशियल वैल्यू बायस टर्म, कहाँ पे कहा था मैंने, यहाँ पे डिफॉल्ट बायस 111। तो डिफॉल्ट बायस को मैंने इस पे 100 करा हुआ है, ठीक है। तो जब आप ये चलाएंगे ये वैल्यू इसके चलाने के बाद मैं इसको वैल्यू देखूं, मैं यहाँ पे मेरी एक्स वैल्यू जो जनरेट हो रही है, यू कैन सी एक मेरे पास एक एक्स की वैल्यूज जनरेट हुई है, रैंडम वैल्यूज 0.03 -0.27 -1.53 1.60 रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही है, राइट। और सिमिलरली विद वाई, अगर मैंने यहाँ पे ऊपर उसको वाई को एक बार चला के देखता हूँ मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करा, वाई की वैल्यू चलाया, तो एट दैट पर्टिकुलर एक्स वाई की वैल्यू ये है, एट दैट पर्टिकुलर एक्स वाई की वैल्यू ये है, ओके। मैंने इसको प्लॉटिंग भी करा कि कैसे इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली जब भी कोई भी डेटा सेट पे आप काम करें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा उसका देख ले कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो मैंने एक एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो देख सकते हैं कि एक इसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो वाई का सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ये मैंने एक प्लॉट करा गया आपके लिए, एक एक्स और वाई वैल्यू जो हमारे पास डेटा सेट था अवेलेबल। तो आप देख सकते हैं कि एक वही एट पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू ये थी, एट पर्टिकुलर 0 वाई की वैल्यू 100 है, एट पर्टिकुलर वैल्यू 1 वाई की वैल्यू समथिंग है ना। अब देख सकते हैं इनफैक्ट वाई एट एक्स पर्टिकुलर वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 100 है, और व्हाट इज दैट 100, दैट इज योर बायस, ओके। तो ये रहा हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट, जहां पे हमारा मॉडल ट्रेन करके लर्न करेगा खुद को, ओके। अब याद है मैंने आपको कहा था कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो इसका काम क्या होता है, जो आपका जो डेटा सेट अवेलेबल है आपके पास, अब क्या होता है जनरली जो हम लोग करते हैं, आपको एक डेटा सेट हमारे पास दिया जाएगा, मान लो आपको हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, तो आपको दे दिया गया कि भाई मेरे पास 50 लाख का रिकॉर्ड है, 50 लाख घरों का रिकॉर्ड है, आप ये लोग ये लीजिए। अब मैंने एक मॉडल बनाई है जो मेरे लिए घर प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 50 के 50 लाख रिकॉर्ड्स यूज कर ले मॉडल को बनाने में, बिल्कुल नहीं। आई होप किसी का एक डाउट आया है।
Anybody has any question? I thought somebody raised their hand. Cool. If nothing, ठीक है. तो मैं कहा था, सॉरी, तो मैं ये बोल रहा था कि जितना आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है, आप पूरा इसको यूज नहीं कर सकते. रीजन बिंग कि मान लो आपने 50 लाख डेटा सेट का प्रे मॉडल बना लिया. अब आपको पता कैसे चलेगा कि यार वो 50 लाख जो डेटा सेट पे मैंने मॉडल बनाया वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. लोगों को लगता है कि मतलब नहीं, नॉर्मल थॉट प्रोसेस है कि हमने जो डेटा सेट हमें दिया उसको मैंने मॉडल बनाया, उसी के ऊपर टेस्ट कर लेंगे कि भाई जो हमारे पास जो वैल्यू दिखाया, जो मुझसे मॉडल हमने ट्रेन मॉडल बनाया है उसके ऊपर टेस्ट कर लेंगे भाई इसकी प्रेडिक्शन क्या आ रही है. बट ऐसा समझो कि एक मशीन लर्निंग मॉडल इज जस्ट लाइक अ बेबी और जस्ट लाइक ह्यूमन. कि हमें ये एग्जांपल दे दिया कि भाई अगर इस बच्चे की हाइट 4 फीट है तो इसकी एज 10 के अराउंड होगी. ठीक है, लेट्स से 10 इयर्स होगा उसका. तो आपको ही मैंने मेरा वैल्यू बता दी है, तो कल को किसी ने बताया कि भाई इसकी 4 फुट वैल्यू है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी एज. तो आप तुरंत से बता दोगे 10. क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता चुका था ऑलरेडी किसी ने. तो वही चीज है, सेम इज हैपनिंग विद द मशीन लर्निंग मॉडल कि हम उनको वो उन वैल्यू पे ट्रेन करते हैं. हम क्या करते हैं कि हम अपने डेटा सेट को आधा आधा स्प्लिट कर लेते हैं और क्या करेंगे, आधे वैल्यू पे ट्रेन करेंगे मॉडल को, जहां से मॉडल सीखेगा, खुद को बनाएगा, वो लाइन बनाएगा, और बाकी के वैल्यूज पे हम मॉडल को प्रिडिक्ट करके देखेंगे कि भाई वैल्यू जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एनालाइज करेंगे उस मॉडल उस वैल्यू पे. इस ताकि हम वो चाहते हैं कि उस मॉडल को वो वैल्यू पता ना हो. और जैसे कि लेट्स मैंने आपको बताया कि एट दिस पर्टिकुलर एज ये वाली उसकी हाइट होनी चाहिए. अब मैंने आपसे पूछा कि 5 पे क्या हाइट होगी, अगर आप लोगों को पता ही नहीं, प्लीज टेक मिनट पर शेड्यूल. Okay, perfect. Sorry for this delay. Okay, perfect, Abhishek. So we'll resume at 8. Okay. If there are any questions, just ping here on the chat. Okay, we will start with your questions or with my presentation. Cool. Excuse me, Rahul. Yes, Abhishek. Hello. Yes, Abhishek. Actually, the session for query is from 9 to 9:30, and first two sessions. First one is starting from 7 to 7:50, and another one is from 8 to 8:50. These are for lecture, and the final session will be for queries. Okay, actually, Abhishek, I know, but the thing is, As per the schedule. बीच में अगर वो ना पूछे ना तो वो क्वेश्चंस डिले हो जाते हैं, भूल जाते हैं. That is the thing. But no issues. मतलब कुछ नहीं, तो आप ऐसा ना उनको थोड़ा सा वो करिए पुश करिए कि वो मैसेजेस में यस और नो लिखे, मतलब पर्टिकुलर उस पे वो फिर उसको वो कर दें, कम्युनिकेट कर दें आपको. परफेक्ट जी, थैंक्स. ओके. आई होप सब कुछ विजिबल है. परफेक्ट. तो लास्टली हम लोग थे कि हम लोगों ने अपना जो डेटा सेट हम लोगों के पास आया था यूजिंग sklearn लाइब्रेरी, उस डेटा सेट की मदद से हमने उसको प्लॉट करा था. हमने देखा था कि ये डेटा है हमारे पास, बेस्ड ऑन x वैल्यूज वी हैव सम y वैल्यूज. नाउ वेयर वी वर स्टक कि मैं बता रहा था कि हम लोग अपने डेटा सेट को स्प्लिट क्यों करते हैं. और जहां तक हमारी बात हो गई थी कि स्प्लिट करने का मेन पर्पस है कि अपने मॉडल को वो वैल्यूज ना दिखाना जिस पे हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं, जिससे हम अपने मॉडल को चेक करने वाले हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा चल रहा है. सबसे बेसिक एग्जांपल है कि हम जो बचपन में हम जो टेस्ट लेते थे स्कूल में, जो स्कूल वाले टेस्ट लेते थे हमारा, दे जस्ट वांट टू चेक कि हम लोगों ने कितना ग्रैस्प करा ओनली. वो भी
द पर्पस ऑफ देयर टेस्ट कि वो लोग वो क्वेश्चंस देते थे जनरली जो लोग हम हमारे में पढ़ाया नहीं जाता था, मतलब जो क्वेश्चंस होते ऑल द हमारा क्या कहते हैं फाउंडेशन सेम था, बट क्वेश्चंस वो नहीं था जो डायरेक्टली बुक से देख के हमने डायरेक्टली हमें दे दिया गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं थे। तो सिमिलरली विद मशीन लर्निंग मॉडल कि हमारे पास वो वैल्यूज नहीं मिलेंगी हमें जिसपे प्रिडिक्शंस करना हो, और हम लोग चाहते हैं कि हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को वो डेटा सेट ना दे जिसपे हम अपने मॉडल की प्रिडिक्शंस करेंगे और उनकी एक्यूरेसी मेजर करेंगे, ताकि हम अपने मॉडल को इवेल्युएट करके बोलेंगे कि हाँ ये मॉडल अच्छा, ये मॉडल बेकार है। तो इसलिए ये हमारा एक जो लाइब्रेरी है एसक्यूएल मॉड्यूल का मॉडल सिलेक्शन, जिसमें हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, यूजिंग दिस फंक्शन हम अपने डेटा सेट को जिसके अंदर 200 रोज है उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे डाला गया एक्स मीन्स हमारा एक्स वैल्यूज, वाई मीन्स हमारे वाई वैल्यूज। अब यहाँ देखो टेस्ट साइज, किसने बोला कि टेस्ट साइज आपको कितना रखना है कि जिस पे आप टेस्ट करने वाले हैं या अपने डेटा सेट को कितना पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो मैंने लिखा कि 25% और वी कैन से 0.25। तो 0.25% और लेट्स सॉरी 0.25 मींस 25% में मैं अपना चाहता हूँ कि 75% मेरा ट्रेनिंग के लिए हो डेटा और 25% टेस्ट के लिए हो। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है लोगों का कि वाई 25, वाई नॉट 50 या वाई नॉट ओनली 10। तो जनरली इसका कोई रूल नहीं है कि सिर्फ 25, आप ये 10 भी कर सकते हैं, आप लोग 20 भी कर सकते हैं, बट माइंड में हमेशा ये चीज रखना होता है कि हमेशा ट्राई करना होता है कि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डेटा हो ताकि हमारा मॉडल ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। एंड अगेन टेस्ट के लिए हमारे पास इतना डेटा हो एटलीस्ट कि मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारे पास सिर्फ लेट्स हमारे पास 1 मिलियन डेटा सेट हो और आपने क्या करा कि 99 लेट्स से 999,999 के लिए पे आपने सिर्फ ट्रेन करा और बाकी रेस्ट के लिए 1000 पे आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हो। तो दैट इज नॉट द केस। अगर आपके पास डेटा सेट बहुत ज्यादा होगा तो अपना टेस्ट साइज भी उतना रखिए, सफिशिएंट रखिए ताकि आपके पास एक पूरा एरिया कवर हो जाए। व्हाट आई मीन बाय एरिया, सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रेडिंग का, ठीक है, स्टॉक मार्केट का। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो कि कैसे ट्रेड्स होते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट कैसे चार्ट्स ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर हम देखा जाए, अगर हमारे पास पूरा ट्रेडिंग का डेटा होगा, ठीक है, और एक मैं इसमें खोलता हूँ एक एग्जांपल, ट्रेड व्यू। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे टाटा स्टील का, टाटा स्टील। अभी आप देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। इसमें ये सब कुछ हमारे पास डेटा पॉइंट्स ही है हमारा। ये जितना भी ये जा रहा है यहाँ पे, जितना भी हमारे पास डेटा है, ये सब कुछ एक डेटा पॉइंट है हमारा, सब कुछ। और अब क्या चाहते हैं हम लोग, चाहते हैं कि जो हमारे पास ये डेटा वैल्यूज है हमारे पास, इस पर मॉडल ट्रेन होकर प्रिडिक्शन करें। ठीक है, अब प्रिडिक्शन क्या, मैंने बोला था ट्रेन टेस्ट प्लेस इसको स्प्लिट करना है। और मान लो कि आपने इसको एक छोटी सी वैल्यू लेता हूँ मैं, दूसरा, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेट है, इसके लिए मैं कुछ छोटा डेटा सेट लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास छोटा डेटा सेट आ जाएगा। हाँ, ये हमारे पास सबसे छोटा डेटा सेट है अभी तक का। तो अब ये देखिए, अब क्या करा आपने कि मान लो इसी का एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेनिंग के लिए आपने 99% इतना परसेंट डेटा आपने यूज कर लिया ट्रेनिंग के लिए, और टेस्ट के लिए सिर्फ आपने इतना रखा। तो क्या होगा इससे, इसका रीजन ये, इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो मॉडल है वो एज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्शंस की अच्छी होंगी नहीं, क्योंकि मॉडल ने तो सिर्फ देखा कि भाई इतना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऐसा करके, लेकिन इतना नीचे तो नहीं गया। तो इसलिए एक तो हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए वो हर चीज कवर होना चाहिए, कुछ पार्ट नीचे का कवर होना चाहिए, कुछ पार्ट ऊपर का कवर होना चाहिए, कुछ पार्ट नीचे का कवर होना चाहिए, कुछ ऐसा करके सारे सिनेरियोस कवर होने चाहिए ट्रेनिंग में। सिमिलरली टेस्ट में जिसपे हम टेस्ट करेंगे कि जहां से हम अपना मॉडल की देखेंगे, मॉडल की क्रेडिबिलिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है, तो उसमें भी एक
एक ओवरऑल हर चीज होनी चाहिए कि वहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ का होना चाहिए डेटा में, कुछ पोर्शन नीचे का डेटा होना चाहिए, कुछ पोर्शन यहाँ का डेटा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जब मॉडल ट्रेन होगा उसका जब ट्रेनिंग करके एक लाइन फिट करी मॉडल ने, कुछ लाइन फिट करा होगा, उससे फिर प्रिडिक्शन करा, ठीक है, हमारे प्रिडिक्शन वाले डेटा सेट, टेस्ट डेटा सेट से। तो अब वहां से आपने उससे आप देख पाओगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी आई है। अब बता पाओगे अच्छा मेरे मॉडल की एक्यूरेसी 90% आई है, तो हाँ मेरा मॉडल अच्छा हो सकता है। 100% होगा ये नहीं बोलेंगे कभी भी, वो हो सकता है हाँ मॉडल अच्छा हो सकता है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर मॉडल 50% भी नहीं आया तो बोलेंगे हमारा मॉडल बिल्कुल बेकार है, इसको हमें अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये रीजन है कि हम टेस्ट जो ट्रेनिंग डेटा है और टेस्ट डेटा उसको स्प्लिट करना होता है ताकि हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस कर पाए। और टेस्ट के टाइम हमेशा याद रखना होता है कि हमारा जो डेटा सेट हो थोड़ा सा ट्रेनिंग और टेस्ट में एक जो डिवीजन हो वो अच्छा खासा हो, और इससे ये भी होगा कि हमारे पास एक ओवरऑल सारा डेटा उसके अंदर हो। ओवरऑल सब डेटा उसके अंदर होने के लिए क्या करते हैं, शफलिंग करते हैं। इसके एक और पैरामीटर होता है उसको बोलते हैं शफलिंग, शफल इज इक्वल टू ऑन कर देते हैं, उससे शफल हो जाता है अपने आप ही डेटा, ठीक है। और जनरली एक रूल है, आप इसको हमेशा याद रख लीजिए कि 10% या 20% या 25%, मैक्सिमम 30%, 30% से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए और 10% से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए इसको। बस यहाँ से आपका डेटा स्प्लिट हुआ और बस उसके बाद आपको करना क्या होगा कि ट्रेनिंग डेटा सेट पे एक्स ट्रेन और आपका वाई ट्रेन, इस पे डेटा सेट ट्रेन होगा और जब ट्रेनिंग होगा तो हम इसके ऊपर प्रेडिक्शंस देखेंगे। तो ये रहा हमारा, हमने पहले फर्स्ट ऑफ इसको मैंने प्लॉट करके दिखाया आपको ट्रेनिंग डेटा सेट। तो ये रहा हमारे एक्स की वैल्यू के ऊपर बेस्ड ऑन वाई वैल्यूज, तो ऐसा कुछ हमारे पास प्लॉटिंग था और ये हमारा चल रहा है, मतलब ये हमारा डेटा सेट इसके ऊपर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होगा और एक लाइन फिट करने की वो कोशिश करेगा और प्रेडिक्शंस देगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मॉडल क्रिएशन करना। अब तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई हो तो आप चैट पर डाल सकते हैं, ठीक है। मॉडल क्रिएट कैसे करता है, तो सबसे बेसिक है, याद है हमने करा था, यहाँ पे हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली थी। sklearn की जो लाइब्रेरी है लीनियर मॉडल्स, उसमें एक लाइब्रेरी है हमारे लीनियर रिग्रेशन, जो हमने पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन, ये वही लाइब्रेरी है। इसको यूज करा हमने, इसको डायरेक्टली एज हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करा, reg इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। और इसमें हम करेंगे फिट मेथड। फिट मेथड में क्या होता है कि जो आप इसके अंदर डेटा डालिए एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, और ये आपको फिट करेगा वो लाइन। तो जो आपने ये तफसीर आप जो यहाँ पे मैं दिखा रहा था और आपकी इतनी सारी चीजें मैंने समझाई थी उसमें, वो सब कुछ कंप्यूटर अपने आप ही करेगा। ये जो इतनी सारी चीज आपको समझा रहा था मैं, सब कुछ अपने आप ही कंप्यूटर करेगा। ये पूरा चीज कितनी ऑप्टिमाइजेशन है, वो सिर्फ एक फिट मेथड से पूरा ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो यहाँ से फिट होने के बाद आपका मॉडल फिट हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट क्या है आपका, थियरी आपकी कोफिशिएंट, ओके, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, मतलब ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ये स्कोर होता है कुछ। तो अभी हम इसके ऊपर अब नहीं जाते, मतलब ये थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स, हम इसके ऊपर चले जाते हैं डायरेक्टली। हमारा इंटरसेप्ट वैल्यू क्या है, दैट इज वाई, और हमारा स्लोप क्या है, दैट इज एम। और यहाँ से स्लोप आपकी वैल्यू आ गई, तो ये हमारी लाइन। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था लाइन की इक्वेशन निकालना, वो इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और यूज करने का सिंपल तरीका डॉट प्रिडिक्ट, जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था रैग, इससे हम अपना प्रिडिक्ट फंक्शन बना सकते हैं, डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे अपने वैल्यू डाल दीजिए एक्स टेस्ट से वैल्यू डालेंगे तो आपकी प्रिडिक्शंस आ जाएंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्लॉट करा होगा कि वाई प्रिडिक्ट हो गई जो हमारी प्रिडिक्शन है, और आपकी वाई वैल्यू जो एक्चुअली वाई जो वैल्यू थी आपकी, तो जो लाइन है ये आपकी प्रिडिक्शन है, और जो ये डॉट 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 है हमारी ये एक्चुअल वैल्यूज थी। तो देख रहे हो ना कि कैसे हमारी इसकी प्रेडिक्शंस ने करी है। ऑल्दो ये 100% एक्यूरेट नहीं है, इसने ये पूरा ये कैप्चर नहीं करा, ये कैप्चर नहीं करा, ये नहीं किया, नीचे कैप्चर नहीं करा, इसलिए कभी भी मॉडल आपका 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। कभी भी आपने कभी गलती से अगर आपका मॉडल कभी 100% एक्यूरेट हो गया, तो बहुत सारे जब न्यू कमर्स होते हैं वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, एस्टोनिश हो जाते हैं, और वो खुश हो जाते हैं कि अरे 100% हम लोग ले आए, लेकिन जो कि पॉसिबल ही नहीं है कभी। तो कभी भी 100% आए तो इसका मतलब पक्का मॉडल तुरंत ही बता सकते हैं कि ये मॉडल मेरा गलत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म हुआ एक बेसिक ट्यूटोरियल कि कैसे लीनियर रिग्रेशन काम करता है, और इसका एक हैंड्स ऑन।
आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एंड डेफिनेटली आई विल शेयर दिस नोटबुक विद यू गाइज एज वेल. तो सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. एनीवन जस्ट आप यस मैसेज कर दीजिए तो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, सत्येंद्र जी, राजेश जी. ठीक है, ठीक है. थैंक यू कुलदीप जी. अब हम आते हैं नेक्स्ट. जो हमारा नेक्स्ट था वो था लॉजिस्टिक रिग्रेशन. अब रिमेंबर मैंने आपका पहले एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास दो टाइप के प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताए थे बिजनेस प्रॉब्लम, आइदर रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन, राइट. तो रिग्रेशन तो मैंने बताया जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये हमारा रिग्रेशन मॉडल हो गया. इसमें बहुत सारी चीजें होती है, मतलब सिर्फ हाउस प्राइस ही नहीं, जैसे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन ऑल द टाइम सीरीज प्रेडिक्शन है, बट अगेन कम्स अंडर रिग्रेशन प्रॉब्लम. या फिर सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो अमेजन इस बार सेल करेगा वो प्रिडिक्शंस, या फिर मतलब बहुत थाउजेंड ऑफ एग्जांपल्स आपके पास, जहां भी आपके पास एक पॉइंट प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम आ गया. बट हम बात जो करने वाली वो है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की. अब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मतलब यस या नो. ओके, या इसे कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन. देयर आर अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल, जैसे मल्टीपल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल कि आपको काम दिया गया कि बेस्ड ऑन योर इमेज, आपको मैंने एक इमेज दिया, फ्रूट्स का इमेज दिया, आपको बताना वो पिक्चर देखिए कि ये कौन सा फ्रूट है, इधर बनाना है, एप्पल है, मैंगो है. आपके पास तीन चॉइसेस है, ठीक है. तो यहाँ से देख के मतलब सिंस आपके पास तीन चॉइसेस आ गए तो दो से ज्यादा हो गए, जैसे बोलते हैं हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन. मल्टीपल क्लासिफिकेशन, थ्री मोर देन 3 5 6 7 8. सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका मैं अगर आप अब आज के मार्केट में जो है अभी तक क्लासिफिकेशन का, वो सेल्फ ड्राइविंग कार. देख सकते हैं कि जब भी आप मतलब जो आजकल जो सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या है बेसिकली, वो फ्रंट में एक कैमरा रहता है, वो आपकी सामने की पूरी इमेज देखता है और वहां पे इमेज देखेगा और बताएगा कि कहाँ पे कार है. पहले फर्स्ट ऑफ जो इमेज में दिख रहा है वो क्या क्या है, और उसके बाद अगर वो इंसान है तो, और वो देखे इंसान है, ओके ये रहा, यहाँ पे कार है, यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिग्नल है, सामने मेरे पास रोड है. इतनी सारी चीजें क्लासिफाई करता है वो. और रिसेंटली मतलब आई डोंट नो मतलब, बट दिल्ली में या बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या होता है कि अब वहां पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं होता, चलान ऑटोमेटिकली कट जाते हैं यूजिंग देयर कैमरास जो इंस्टॉल्ड है वहां पे. तो होता क्या है, जस्ट वो आपकी कार, पहले आपको रोड पे देखेंगे कार आ रही कि नहीं आ रही है, कार आ रही है या नहीं, तो देखेंगे कार आ गई तो वहां से कार पिक करेंगे, उसमें देखेंगे लाइसेंस प्लेट कहाँ पे है, तो लाइसेंस प्लेट पिक करेंगे, वहां से नंबर देखेंगे, नंबर क्या क्या है, तो वहां से नंबर प्लेट से आपका नंबर निकालेंगे. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ही क्लासिफिकेशन. पहला क्लासिफिकेशन हुआ कि रोड पे कार है या नहीं, पहला क्लासिफिकेशन ये हुआ. अब कार है तो दूसरा क्लासिफिकेशन है कि वहां पर नंबर प्लेट है या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मूविंग कार में नंबर प्लेट नहीं दिखता है या फिर हाइड हो जाता है, कुछ भी रीजन हो सकता है. नंबर प्लेट है तो तीसरा क्लासिफिकेशन हो गई नंबर प्लेट पे नंबर क्या क्या लिखा हुआ है, 9 8 7 6 3 क्लासिफिकेशन है ये एग्जांपल. तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आजकल चल रहा है यहाँ पे हमारे मार्केट में. तो इसीलिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है. तो इसी का एग्जांपल है, इसको हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करते हैं वाया लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सबसे बेस्ट एग्जांपल है और सबसे 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 बेसिक एग्जांपल है कि कोई माइस है, चूहा, कि आइदर वो ओबीज है या नहीं है बेस्ड ऑन हिज वेट. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे आइदर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या नहीं, आइदर ओबीज और नॉट, यस और नो. ठीक है. एंड वी कैन से कि ये हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम तो नहीं है. रिग्रेशन में कोई लाइन वाइन तो नहीं डाल सकते इसमें, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन डाल दिया, ऐसे कोई लाइन डाल दिया और काम बन गया. एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेट्स है
कि यहाँ पे हम कोई कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि अगर वेट यहाँ तक होगा तो वो ओबीज ना होगा या मतलब ओबीज नहीं होगा। मान लो जैसे आप ये पर्टिकुलर देख लीजिए, इस पर्टिकुलर वेट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला बंदा ओबीज है और यहाँ पे ये वाला बंदा ओबीज नहीं है। सेम विद द हाइट, मतलब अगर यहाँ पे एक और पैरामीटर होता, मान लो हमारे पास एक हाइट का पैरामीटर, तो ज्यादा क्लियर होता, राइट। अगर ये वाला माइस क्या सोच सकता है कि ये वाला माइस ओबीज नहीं है और इसकी वेट भी ज्यादा है, इसका मतलब माइस प्रॉब्ली लंबा होगा। सेम विद ये, इसकी हाइट प्रॉब्ली छोटी होगी, इसलिए इसका वेट कम होने के बावजूद भी ये ओबीज है। अब इसी के ऊपर हमारे अब जो मशीन काम करेगा, वो काम कैसे करेगा वो देखते हैं। तो जो लीनियर जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, उसमें जो मैथमेटिकल फंक्शन जो यूज होता है उसे कहते हैं सिग्मोइड फंक्शन। तो जो ये एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स, एक्स इज नथिंग बट योर एक्स एक्सिस, दैट इज योर वेट्स, ओके। एंड दिस z इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच रहेगी। अभी आप जो देख रहे हैं ये आइदर 0 है या 1 है ना, कोई बीच की कुछ वैल्यू नहीं है, ये सीधा 0 या 1 है। तो बट ये अभी जो सिग्मोइड फंक्शन है वो बीच की वैल्यू नहीं देता, वो 0 से 1 में क्लियर ऑफ करता है अपनी वैल्यूज को, ठीक है। और इसका ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इसका। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि एट 0 एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 वहां पे ये कट करेगा और पीछे ये नेगेटिव में रहेगा और ये बीच में ऊपर नेगेटिव में रहेगा, है। तो अब इस ग्राफ का कैसे यूज करा गया इस प्रॉब्लम को फिट करने के लिए। अगेन ये लाइन इसके ऊपर फिट हो रही है, अगर सोचा जाए ना, देखो दिख रहा है ये लाइन इसके ऊपर फिट हो रही है बेस्ड ऑन ये सिग्मोइड फंक्शन एक्स वैल्यू, इसके ऊपर ये लाइन फिट हो रही है। अब द थिंग इज कि अभी क्लासिफाई कैसे करेगा कि मतलब हमें तो पता है कि ये ट्रू वैल्यू की, ये हमें पता है कि ये 1 है या 0 है, बट मॉडल को कैसे पता चलेगा कि यार ये जो यहाँ पे मैं वेट डाल रहा हूँ इस पे ये 0 है या 1 होगा, मॉडल को कैसे पता चलेगा। इसी के लिए ये जो लाइन है इसके ऊपर हम एक और लेयर लगाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग, मतलब वेल नॉर्मली इसको कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। मैं कहता हूँ, मैं मेरे इसकी जो टर्मिनोलॉजी मैं इसे कहता हूँ उसे कहते हैं क्लियरेंस वैल्यू, जो मैंने इसको टर्मिनोलॉजी दी है। व्हाट आई मीन बाय दैट कि लेट्स से कि एक लाइन बनाई और मैंने कहा कि अब अगेन ये जो P है हमारे पास, जो ये लाइन है यहाँ पे, ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है। मैं दोबारा एक पेंट में आ जाता हूँ, एक नए सिस्टम के साथ, डोंट सेव। आई होप अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत बेसिक है एंड इजीली एक्सप्लेन है, बट ठीक है थोड़ा सा और क्लेरिफाई करता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। सो द थिंग इज कि हमारे पास जो डेटा है कुछ ऐसा है कि हमारे पास कुछ वैल्यू है जिसकी वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव, मतलब कि 0, और कुछ है जिसकी वैल्यू हमारे पास है मतलब 1, दैट इज मतलब क्लासेस है बेसिकली हमारे पास। तो अब करा क्या कि हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल फिट करा इस पे, और मॉडल फिट करा हमने, और उसने जो लाइन बनाया सिग्मोइड वाली लाइन कुछ ऐसे बनाई। ये ओके, इसी से बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सिग्मोइड वाली लाइन बना ली हमने। अब क्या करेगा मॉडल इस पे, क्या करेगा इसके बाद जो लेयर होगा, हमने इस पे थ्रेशोल्ड डाल दिया। थ्रेशोल्ड डालने का मतलब क्या है कि एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, जब हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी मान लो इसकी रहेगी 0, मतलब इस वैल्यू पे इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी मान लो 0.1, मतलब नॉट 0.1, 0.001, यहाँ पे रहेगा 0.5, 0.5। ओके, एंड उसके बाद जब हम देखे जाए तो इसके ऊपर जो वैल्यू है, उसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे रहेगी हमारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, लेट्स से 100%।
or let's say, or we can say 1, not 0.1, that is 1. Okay, so what exactly happened कि जब हमारा सिग्मोइड फंक्शन इसके ऊपर इंटैक्ट होता है एंड ये प्रोबेबिलिटीज हमें देता है, तो हम लोग जो चेक लगाते हैं कि अगर 0.5 से नीचे इसने प्रोबेबिलिटी दी तो हम लोग बोलेंगे कि जो क्लास आ रही है हमारे पास यहाँ से वो होगी हमारी क्लास 0, और जो अगर इसने प्रोबेबिलिटी दी है 0.5 से ऊपर अगर इस सिग्मोइड फंक्शन है तो जो क्लास आ रही है हमारी होगी क्लास 1. तो हमने अपने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर दिया 0 और 1 में बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड. एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बट अब देखते हैं इसके आगे कैसे काम करा गया ये. जैसे कि वहां पे कॉस्ट फंक्शन दिखाया था या लॉस फंक्शन दिखाया था, तो सेम इसमें भी एक लॉस फंक्शन होता है. इसका जो लॉस फंक्शन होता है ये ऐसा है, log y बार प्लस 1 माइनस वाई log 1 माइनस वाई बार. अब y क्या है, y बार क्या है? लेट्स से y हमारा एक्चुअल वैल्यू है, y बार हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू है. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक्चुअल वैल्यू 0 है और हमारे मॉडल ने भी प्रिडिक्ट करा कि 0. ठीक है, हमारा मॉडल ने भी प्रिडिक्ट करा कि 0 ही है, तो इसका मतलब मॉडल ने हमारे 100% सही प्रिडिक्शन करा. तो उसमें लॉस क्या होना चाहिए? लॉस 0 होना चाहिए आइडियली, कि भाई मॉडल ने सही प्रिडिक्ट करा तो लॉस किस बात का लॉस. तो अगर हम इसमें डाला जाए 0, y की वैल्यू 0 डाली हमने क्योंकि y एक्चुअल 0 था हमारा, तो 0 ये टर्म अपने आप ही 0 हो गया है. और यहाँ पे देखा जाए 1 माइनस y की वैल्यू 0 है हमारी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे y बार की वैल्यू 0 है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी log 1. 1 minus 0 that is 1 and log 1 is nothing but 0, तो that is 0 also 0, तो 0 plus 0 is 0. तो हमारा लॉस की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होगी. तो यू कैन सी कि जब हमारे मॉडल ने सही प्रेडिक्शन करा तो हमारा मॉडल लॉस 0 देगा. अभी हमने 0 की वैल्यू ली, अगर हम लेट्स से हम क्लास मान लो हमारा क्लास 1 है, क्लास 1 का मतलब क्या हुआ कि y is equal to 1 और y बार भी 1. ठीक है, हमारा मॉडल सही प्रेडिक्शन दे रहा है कि एक्चुअल भी 1 था और प्रेडिक्शन भी 1 ही था, दोनों में 1 था. तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 और log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है, राइट. तो यहाँ पे ये वाला टर्मिनोलॉजी ऑटोमेटिकली 0 हो गया. अब यहाँ पे 1 माइनस y की वैल्यू क्या है 1, और log 1 माइनस y वाले की वैल्यू क्या है 1. तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या है 0, तो अगेन 0 हो गया और ये वाला टर्मिनोलॉजी ऑटोमेटिकली हट गए. तो हमारी यहाँ पे क्या हो गया लॉस अगेन 0. तो अगर हमारे मॉडल ने एक्यूरेट प्रेडिक्शन दिया तो हमारा लॉस क्या होता है हमेशा 0 रहता है. लेकिन अगर मॉडल मान लो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शन दिया रॉन्ग, मतलब अगर एक्चुअल में था 0 और हमारे मॉडल ने बोला कि 1 था या वाइस वर्सा. ठीक है, तो मान लो हमारे मॉडल ने दिया कि प्रेडिक्शन था 1 लेकिन एक्चुअल में वैल्यू आई 0, तो ये चीज यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे की वैल्यू 1, ये तो 0 हो गया. एक्चुअल में था 0, राइट. नहीं, लेट मी रिफ्रेज इट अगेन कि एक्चुअल में वैल्यू तो 0 और हमारे जो मॉडल ने प्रेडिक्शन दिया वो था 1, राइट. तो 1 यहाँ पे हमारे जो मॉडल ने हमारे इसने दिया 0, एक्चुअल में 0 था, हमारे मॉडल ने दिया 1, तो ये वाली टर्मिनोलॉजी तो 0 हो गई नो डाउट. बट यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 0, ये तो 1 ही रहा, और log 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 1 था, 1 इंटू log 0 क्या होता है हमारा इन्फिनिटी. तो इसकी वजह से जो हमारा लॉस गया वो डायरेक्टली इन्फिनाइट हो गया, इनफाइनाइट लॉस. तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाई लॉस अकरिंग फिनोमेना, क्योंकि इसमें अगर हमारा मॉडल ने गलत प्रेडिक्शन दिया तो डायरेक्टली इनफाइनाइट लॉस चले जाता है, और हमारे मॉडल ने तो सही प्रेडिक्शन था डायरेक्टली 0 लॉस जाता है, जो कि प्रीवियस केसेस में नहीं हुआ करता था. प्रीवियस केसेस में आप देख रहे होगे कि कैसे यहाँ पे वैल्यूज एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है और जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहती है, इज नथिंग लाइक इनफाइनाइट वैल्यू. बट उस वाले केस में बहुत इनफाइनाइट वैल्यू चली जाती है. इसकी वजह से हमारा मॉडल की रीजन भी इनफाइनाइट होने का, क्योंकि हमारे जो आजकल के जो डेली लाइफ चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और हमारी एक्यूरेसीज 10 to 100 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है. बट स्टिल वी वांट कि हमारा मॉडल 95% 96% एक्यूरेट हो, जस्ट टू मेक श्योर कि इतना एक्यूरेट हो. इसकी वजह से जो हमारा लॉस फंक्शन है वो उसको 100% दे रहा है, और वी कैन से इनफाइनाइट वैल्यू उसको लॉस में लेके जा रहा है. दैट इज द रीजन दिस log फंक्शन इज सेलेक्टेड. ओके, so again there are some limitations also for logistic regression. पहला जो लिमिटेशन है ये है कि
कि जब हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई मीन बाय कैटेगरिकल फीचर्स, लेट्स से कि जैसे हम इसी बात कर रहे थे कैट्स एंड डॉग्स की, या लेट्स से फ्रूट्स की कर लेते हैं, फ्रूट्स की बात कर लेते हैं कि अब एज ए ह्यूमन हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे एप्पल और मैंगो में। पहला क्लासिफिकेशन होगा कि एप्पल रेड होगा, मैंगो येलो होगा, राइट। लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल, एप्पल वर्सेस मैंगो इमेज। बट वी कैन से कि एप्पल हमारा रेड होगा, दूसरा होगा मैंगो हमारा येलो होगा। इसका दूसरा होगा इसका शेप, इसका शेप कुछ हार्ड काइंड शेप होगा, इसका शेप कुछ ओवल काइंड ऑफ शेप होगा इसका, ठीक है। तीसरा हो जाएगा इसका टेस्ट, कि मतलब हम इसको जब कट करेंगे तो कैसा इसका आता है, एक थोड़ा सा इसका हार्ड सरफेस रहता है, लेकिन मैंगो का कैसे रहता है, एक सॉफ्टनेस रहता है अंदर, राइट। फोर्थ क्या होगा कि इसको हम पील करके निकाल, इसको डायरेक्टली खाते हैं और इसको हम पील करके खाते हैं, राइट। तो ऐसा करके कुछ भी आप बना सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितने हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स होते हैं, एक कैटेगरीज है जो इन दोनों के बीच को सेपरेट करा इन कैटेगरीज को। तो अगर हमारे पास किसी एक एग्जांपल बहुत सारे कैटेगरीज आ गए, और बहुत सारे कैटेगरीज का मतलब क्या है, मोर देन 100, मोर देन 200 कैटेगरीज आ गए हमारे, उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में हमारा ये हैंडल नहीं कर पाता लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दूसरा ओवरफिटिंग, हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वल्नरेबल टू ओवरफिटिंग होता है। अब व्हाट इज ओवरफिटिंग, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ओवरफिटिंग, इसका सेकंड टर्म है व्हाट इज अंडरफिटिंग। इसका भी बेस्ट एग्जांपल है ओवरफिटिंग वर्सेस अंडरफिटिंग। और ये सबसे क्रूशियल चीज है अब हमारे मॉडल को देखने के लिए। जैसा कि एग्जांपल ये इमेज देख रहे होंगे आप, इस इमेज में क्या दिख रहा है कि जैसे कि हम लोग हमेशा एक इन्होंने क्या करा यहाँ पे दो क्लासेस थी, सर्कल और क्रॉस, ठीक है। और इन्होंने एक लाइन बनाया कि ये लाइन सेपरेट करता है दो सेपरेट क्लासेस के लिए, कि इस लाइन से कि इस तरफ होगा हमारा सर्कल, इस लाइन की इस तरफ होगा हमारा क्रॉस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पुअरली सेपरेट लाइन है, राइट। एक जो सेपरेशन बना गया है वो पुअर है, तो इसे कहते हैं अंडरफिटिंग। कि और इस अंडरफिटिंग में क्या होता है कि हमारी जो एक्यूरेसी होती है मॉडल की बहुत कम होती है। दूसरा आएगा हमारा ओवरफिटिंग जो हमारा ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी रहता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओवरफिटिंग में क्या होगा हमारा कि बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल सेपरेट आउट कर देता हमारा ये डैशबोर्ड और बेसिकली लाइन। तो इस केस में देख सकते हैं कि ओवरफिटिंग क्यों कर रहे हैं, कि अब क्या होता है ओवरफिटिंग का मतलब कि अब जैसे इसको कोई नया डेटा दिखाया जाए तो नया डेटा के अकॉर्डिंग ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना ज्यादा बायसनेस आ गया इसके अंदर कि मान लो देखिए अब देख सकते हैं कि विद इन दिस पर्टिकुलर एरिया इसने इस क्रॉस को हटा दिया और इस सर्कल को ले लिया। मान लो कोई नया सर्कल इंट्रोड्यूस हुआ होता यहाँ पे यहीं पे इन योर टेस्ट डेटा सेट जो अभी तक मॉडल को दिखाया नहीं गया, तो यहाँ पे हमारा मॉडल फेल हो जाता। और ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होंगे, ये तो बहुत बेसिक सिनेरियो लिए जा रहे हैं। ओवरफिटिंग में क्या होता है कि मॉडल बहुत ज्यादा अपने आप को फिट कर देता है अपने डेटा में, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और होता क्या इससे, इस आपको ट्रेनिंग में जब अपने मॉडल को ट्रेन करा और आपने परफॉर्मेंस चेक करा उसका, तो आपका ट्रेनिंग में दिखा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है मॉडल, आपका मॉडल तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन जब आपने टेस्ट वाला डेटा सेट को उठाया, वहां पे प्रेडिक्शन करा और तब आपने वहां पे एक्यूरेसी देखा, तो आपको पता चला कि आपका मॉडल बहुत ज्यादा ही खराब है। और रीजन बीइंग ओवरफिटिंग। अब आता कि होना क्या चाहिए, होना चाहिए इसे जो होना चाहिए होता है अप्रोप्रिएट फिट, कि अप्रोप्रिएट फिट होना कि 100% कभी भी मॉडल सही नहीं होगा जैसे हमने डिस्कस करा, बट 95% 97% एक्यूरेसी होनी चाहिए और दैट इज फाइन। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक दो क्रॉसेस ही है बस जो अंदर है, बाकी सब के सब डॉट्स हैं, राइट। तो दिस इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट कि कैसे हमारे मॉडल को गवर्न करना चाहिए, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, एप्रोप्रिएट फिटिंग। सॉरी। अब तीसरा है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ नॉन लीनियर प्रॉब्लम। तो नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं हमारे उसमें अप्लाई नहीं कर पाते। रीजन बीइंग क्योंकि
जो जिस डेटा सेट पे ये बिल्ड होता है वो चाहता है कि उसका कोरिलेशन अच्छा खासा हो हमारे टारगेट डेटा सेट पे. आई होप एवरीबडी नो अबाउट द कोरिलेशन. So basically correlation is nothing but the how one value is depending on the other. For example, if हमारा x axis is growing, तो हमारा y वैल्यू कैसा रिएक्ट कर रहा है उस पर. आइदर ही इज ग्रोइंग एज फास्ट एज विद x और ग्रो नहीं कर रहा है, सिंपल एज दैट. तो दैट इज नोन एज कोरिलेशन. तो जितना अच्छा कोरिलेशन होगा उतना अच्छा हमारा उतना अच्छा इजिली फिट कर पाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को. तो इसीलिए हमारा शेयर कोरिलेशन चेक करना चाहिए. एंड अगेन कोरिलेशन इज बिटवीन -1 to 1. ओके, तो -1 मींस नेगेटिवली कोरिलेटेड है. अगर हमारे एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरा पैरामीटर काफी नीचे घट रहा है. और ये अच्छी बात है क्योंकि डिपेंडेंट है हमारा. सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाए एक बच्चों की एक हाइट के अकॉर्डिंग ले लीजिए. हाइट का अगर हम देखा जाए ऑन द व्हेन बेबीज आर ऑन द 5 to 20 ऑफ एज, तो वहां पे हाइट एज जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हाइट भी बढ़ता रहता है विद रिस्पेक्ट टू दैट. तो कितना अच्छा कोरिलेशन आ गया. जस्ट अगर हम देखा जाए 20 के बाद, अब हाइट एज बढ़ती रहती है लेकिन हाइट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, बहुत कम बढ़ती है या बढ़ती भी नहीं है. तो कोरिलेशन कितना पुअर है, राइट. तो सिमिलरली हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं और उसका कोरिलेशन कितना अच्छा है. उसका जितना अच्छा डेटा सेट यूज होगा उतना अच्छे से ये मॉडल यूटिलाइज हो पाएगा वहां पे. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक अंडरस्टैंडिंग ले लिया है कि कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करता है, किस डेटा सेट पे काम करता है. एंड अगेन हमारे पास बहुत सारे हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं जो काम करते हैं डिफरेंट डेटा सेट्स के लिए. ये फंडामेंटल हमारे पास एल्गोरिथम जो मैं डिस्कस कर रहा था, जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है, ये फंडामेंटल एल्गोरिथम है. ये 90s 50s 1960s 1970s में स्टार्ट हुआ था और लोग अभी तक यूज कर रहे हैं. इनफैक्ट जो कंपनीज है जैसे मैकिन्जी या फिर बेन एंड बेन या डिफरेंट कंपनीज जो 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 ये मार्केट्स के बारे में डिपेंड दिखती है या फिर जो कैसे इन फ्यूचर इकोनॉमी कैसे राइज करेगी या कैसे फॉल करेगी, वो सब यही मॉडल्स यूज करते हैं. जस्ट फंडामेंटल मॉडल्स. बिकॉज एज फंडामेंटल यू कैन गो, एज बेस्ट मॉडल यू कैन डेवलप. सिंपल, दैट इज द सिंपल रूल. तो आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं. इफ देयर इज अ डाउट जस्ट रेज योर हैंड. ओके, cool. तो लीनियर रिग्रेशन का हमारा ये हो गया. अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे जाते हैं. तो जैसे लीनियर रिग्रेशन का था तो हम लोग एसक्यूएल लर्न जो हम डेटा सेट यूज कर रहे थे, सेम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम एसक्यूएल लर्न से डेटा सेट लेंगे और इसमें जो डेटा सेट लेंगे वो लेंगे क्लासिफिकेशन का डेटा सेट. ओके. और अगेन जो मॉडल लेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैटप्लॉटलिब यू आल्सो नो कि प्लॉटिंग के लिए होता है ये. तो हमने क्लासिफिकेशन वाला डेटा सेट लिया. अगेन इस बार हम जो सैंपल्स ले रहे हैं 100,000 सैंपल कि 1000 रोज का हम लोग एक बनाएंगे अपना डेटा सेट. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -3 से +4 की मतलब -2 to 3 की ऑलमोस्ट कवर कर रही है क्लास. और जो हमारी y क्लास है वो दो क्लासेस है हमारी, आइदर 0 या 1. और इसमें एक और चीज देख सकते हो कि ये जो इसकी लेंथ है, दैट इज दिस लेंथ. तो नंबर ऑफ सैंपल्स इन 0 एंड नंबर ऑफ सैंपल्स इन 1 बोथ आर इक्वल, राइट. एंड जो नॉर्मली जो आपको डेटा सेट मिलेगा रियल लाइफ में वो कभी भी इक्वल रहेगा नहीं और इसमें इम्बैलेंस बहुत ज्यादा रहेगा आपका. सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो मेडिकल साइंस देख लीजिए. ठीक है. वहां पे जैसे वो जो कैंसर डिटेक्ट करते हैं, कैंसर सेल्स डिटेक्ट करते हैं, तो वहां पे जो डेटा सेट है वहां पे देख सकते हैं ना कि अब ऑन द लेट्स से 7 मिलियन और 8 मिलियन अब जो पीपल हो गया हम लोग, तो कितने नंबर ऑफ पीपल जिनके पास कैंसर सेल्स है, प्रोबेबली 1 लाख और 2 लाख. तो देख सकते हो 1 लाख या 2 लाख ऑन 8 लाख पीपल. तो कितना इम्बैलेंस है डेटा सेट में. तो the fundamental thing which you have to do is to balance out this data set, and there are few techniques to balance out. Obviously we will discuss in the later sections, but yeah, the
the most of the people what they will do, they just cut out the most of the examples so that they can balance out their features. अरे ऐसा नहीं कि हमेशा 50% मैनेज करना पड़ता है, यू कैन ऑल्सो डू 40%, 60% या फिर 55 और 65, ठीक है। तो वंस तो हमारे पास ये डेटा सेट है y का एंड x का। अब सर क्या करेंगे, अगेन ट्रेन डे स्प्लिट करेंगे, और इस बार मैंने एक दूसरा अप्रोच किया है ट्रेन डे स्प्लिट का। पहले हमारे पास एक डेटा था ट्रेन डे स्प्लिट जो हमारे पास लाइब्रेरी थी और नॉर्मली हम कर सकते थे, बट हाँ आप लोग ये भी कर सकते हैं, बट एक जस्ट और एक डिफरेंट मेथड मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। और कोई मेथड नहीं है ये कुछ नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लिमिट लगा रहे हैं कि जो ट्रेन की वैल्यू होगी वो स्टार्ट होगी 0 से लेके 700 रेंज तक, मतलब रो नंबर 0 से रो नंबर 700 तक हमारे एक्सटेंड के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, और उसके बाद की वैल्यू एक्स टेस्ट में 701 से बाकी की वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए, डलनी चाहिए, बस। एक्सटेंड और वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट ऐसे हमने सेपरेट कर लिया बस। बट कोई ऐसा यूज आप लोग, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग हमेशा इसको इसी बिल्ट इन फंक्शन को यूज करा जाए, क्योंकि बहुत बेस्ट और बहुत सोफिस्टिकेटेड है ये। तो जब हमने ये कर लिया, सेपरेट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग एक क्लासिफायर बनाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। अगेन सेम ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा और हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली थी ऊपर से लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, और हमने फिट करा फिट मेथड। अगेन सेम फिट मेथड जैसे हमने यहाँ पे देखा था, फिट मेथड यहाँ पे सेम फिट मेथड हम लोग यहाँ भी यूज कर रहे हैं, नथिंग न्यू, ओके। एंड अगेन इस फिट मेथड में क्या होगा, वो अपने आप को फॉर्मुलेट करेगा, और जो हमने अभी तक इक्वेशंस पढ़ी है, ये इक्वेशन उन इक्वेशंस में लगाएगा और उसी लाइन को बनाने की कोशिश करेगा बेस्ड ऑन द डेटा सेट व्हिच इट हैव, एक्स और वाई की वैल्यू के बेसिस पे ये अपने आप को बनाएगा ये लाइन। और जब ये इसने ऐसे बना दिया तो हमारा बस मॉडल रेडी हो गया प्रेडिक्शन के लिए। तो जैसे हमारे पास प्रेडिक्ट करा, तो प्रेडिक्शन में कुछ नहीं, डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन यूज करेंगे, और हम यहाँ पे हम लोग एक्स टेस्ट वैल्यू डालेंगे। एक्स टेस्ट इज नथिंग, जो हमने हमारे पास जो डेटा से हमने स्प्लिट करा, और स्प्लिट करने के बाद हमारे पास ये आ रही प्रेडिक्शंस। यहाँ पे मैंने एक मेथड बता दिया एक्यूरेसी का, ऑल्दो हम उसको ये नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले एक्यूरेसी क्या है ये। बट देख सकते हैं कि हमारे एक्यूरेसी में 90.94 आई है, दैट इज क्वाइट गुड। रीजन है क्वाइट गुड होने का, अभी हमने कोई मॉडल में बहुत कुछ ज्यादा चेंजेस करे नहीं है, बिल्कुल बेसिक मॉडल बनाया हमने, कुछ चेंजेस नहीं करा। और इसका गुड होने का ओनली रीजन है कि हमारा डेटा सेट बहुत ही अच्छा था। ऐसा अच्छा डेटा सेट किसको कह रहा हूँ मैं, पहला ये रीजन है ये कि ये हमारा पास एक बेल कर्व फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे एक हम कर्व बना सकते हैं। दूसरा ये बिल्कुल इक्वल है, किसी डेटा सेट में अगर आपको ये चीजें मिल गई, ये दो चीजें, दैट मीन्स आप बहुत अच्छा एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। और जो डेटा साइंटिस्ट का जो काम होता है, या जो एक एल्गोरिथमिस्ट का काम होता है, ये काम होता है कि ये डेटा को फिल्टर आउट करना, डेटा को अच्छा से अच्छा बनाना, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना, नैन वैल्यूज को हैंडल करना, डुप्लीकेट्स को हटाना, एंड आउटलायर्स को रिमूव करना, यही काम है मेन डेटा सेट का। और जैसे उसने डेटा को फिल्टर आउट कर दिया और मैनिपुलेट कर दिया डेटा को यूजिंग डिफरेंट साइन कर्व्स, कोसाइन कर्व्स, तो हमारे पास ये कर्व जैसे हमारे पास ये डेटा सेट आ गए इस फॉर्मेट में, तो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बहुत ही बेस्ट काम करेगा। तो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट आवर फंडामेंटल ऑफ आवर एल्गोरिथम। तो हमने इस क्लास में अभी तक फाउंडेशन के बारे में पढ़ा, हमने अपने एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा, रिग्रेशन एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, दोनों फाउंडेशन पढ़ा, मैथमेटिकल चीज़ें पढ़ी, बैकग्राउंड की अब कैसे काम करता है, ऑन हैंड एक्सपीरियंस यूजिंग कोडिंग हमने करा है वो। एंड अगेन आई विल शेयर दैट नोटबुक विद यू गाइस एज वेल, नो इशू इन दैट। सो अब से कोई डाउट है, बिकॉज दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन, बिकॉज देयर आर in the next session we will discuss how we will feature engineering these things, क्योंकि feature engineering होता क्या है, क्यों करते हैं, फीचर सिलेक्शन क्या होता है, क्यों करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो हमने मॉडल बिल्ड करा है उसको एक्यूरेसी कैसे नापते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी होती क्या है एक मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, क्लासिफिकेशन की कौन सी एक्यूरेसी है, रिग्रेशन के लिए कौन सी एक्यूरेसी है, तो ये सब चीज़ें हम जानने वाले अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए यही तक था। अब
जो भी डाउट होगा आप लोगों का, जो भी कुछ होगा आप लोग यहाँ पे पुट कीजिए अपने क्वेश्चंस, एंड आई थिंक वी विल स्टार्ट आंसरिंग इट. If there is no question, we can take a break. No issue in that. And then after 9 p.m. we'll again resume our session. I hope it's fine for everyone. Abhishek sir. Yes, Suraj sir. डेफिनेटली कुलदीप सर, डेफिनेटली मैं ये पीपीटी और जो मैंने पढ़ाया सारी चीजें शेयर कर दूंगा. मैं सूरज सर को शेयर कर दूंगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे. हाँ यस, कोड भी, मतलब दैट इज व्हाट आई कॉल नोटबुक. तो मैं नोटबुक अपना ये कोड एंड ये अपना पीपीटी शेयर कर दूंगा सूरज सर के साथ, और वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है, तो let's meet at 9 p.m. If you have any question, then we will start that session, whatever, or we will conclude that session after 9 p.m. Okay? Perfect. Can anyone confirm कि मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, आवाज आ रही है आपकी. हाँ, थैंक यू कुलदीप जी. तो आप ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज चैट बॉक्स पे आप लोग पोस्ट करते रहिए एंड आई विल आंसर. ओके, मतलब इफ यू गाइस डोंट पुट एनी क्वेश्चन, आई अज्यूम कि आप लोगों को 100% मेरा नॉलेज मिल चुका है या फिर कुछ भी नहीं मिला. ठीक है, जब तक क्वेश्चंस आते रहते तब तक मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली अभी जहाँ पे मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ वो एक क्लाइमेट फील्ड पे, मतलब जहाँ जितनी ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज, either it's terms of or let's say green power, that it means solar energy or wind energy. So basically I am working there as a data scientist or machine learning engineer. But initially what I was doing, initially I was in the renewables team. तो वहाँ पे होता क्या है कि सोलर पावर और विंड पावर की क्या जनरेशन हो सकती है, पॉसिबल जनरेशन, दैट आई हैव टू फोरकास्ट. बिकॉज यू नो सोलर पावर या विंड पावर दैट इज सो मच स्टोकेस्टिक कि कभी भी चेंज हो जाता है, कोई रिलायबल नहीं है वहाँ पे कि विंड अभी है विंड नहीं है, या सोलर है कभी बादल आ गया तो एनर्जी गायब. तो काफ़ी ज़्यादा स्टोकेस्टिक रहता है नेचर में ये. और इसकी वजह से क्या होता है कि ग्रिड पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि ग्रिड को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक परमानेंट सोर्स होना चाहिए. इसी की वजह से जो कोल पावर या ये जो हाइड्रो पावर हो काफ़ी अभी तक चल रहा है, सिर्फ यही कि ग्रिड को मेंटेन कर पाते हैं. हाँ ठीक है, कुलदीप जी का एक क्वेश्चन आया, सर वीएस कोड में जुपिटर के एक्सटेंशन यूज हो सकते हैं सेम वर्क लार्ज जुपिटर की जैसा या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं कुलदीप जी, क्योंकि इन द एंड जुपिटर नोटबुक या वीएस कोड सब कुछ पाइथन से ही चलता है. तो पाइथन में बस आपका लाइब्रेरी इंस्टॉल होना चाहिए और आप उसको वीएस कोड में चलाइए, जुपिटर नोटबुक में चलाइए, दोनों जगह सेम काम करेगा. बस एक एक्सटेंशन याद रखेगा कि जो मैंने वीएस कोड के लिए बताया था आपको, मैं लिख देता हूँ इसका वीएस कोड एक्सटेंशन. जब आप सेव करते हैं ना फाइल को, वीएस कोड फाइल सेव एक्सटेंशन उसका है डॉट, जैसे मैं डाल देता हूँ टेस्ट डाल देता हूँ नाम, लेट्स से फाइल का नाम टेस्ट है और test.ipynd, वीएस कोड फाइल सेव एक्सटेंशन test.ipynd. तो इससे आप जैसे अभी जुपिटर में मैं चला रहा था सेम वैसे ही आप लोग अपने वीएस कोड में चला सकते हैं. मेरा वैसे रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग
जुपिटर सीख लीजिए, क्योंकि ऑल्दो सब कुछ सेम है, सब कुछ ही सेम है, और ज्यादा बेटर विजुअलाइजेशन आपको जुपिटर नोटबुक में मिलेगा। VS कोड ऑटोमेशन टाइप बहुत अच्छा रहता है। जब आप लोगों ने कोड कर लिया, पूरा सब कुछ पूरा सिस्टम बना लिया है, अब उसको मशीन में डिप्लॉय करने का काम आ गया कि आप पूरा मैंने कोड बना लिया, अब इसको लगा के छोड़ना करना है, और ये रियल टाइम में मेरा मॉडल प्रिडिक्शंस देता रहेगा। तब VS कोड उस समय के लिए बेस्ट है। और उस समय .py फाइल्स, पाइथन फाइल्स जो यूज होती है, उस समय VS कोड सबसे बेस्ट रहता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, VS कोड की जगह जुपिटर पे आप लोग स्टार्ट कीजिए काम करना। ठीक है, आप जब तक और क्वेश्चन आते हैं तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वहां पे जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो है कि सोलर पावर या विंड पावर एक रिलायबल सोर्स नहीं है। जैसे कोल पावर हो गया हमारा, कोल एनर्जी या फिर हाइड्रो एनर्जी। अब इस चक्कर में उसको रिलायबल बनाने के लिए हम तभी उसको रिलायबल हो सकते हैं जब हमें पता हो कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। दैट इज वाई वी नीड डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। Also, next question is Deepa Saini. Okay, Deepa sir, which one is better for beginners, Jupyter or VS Code? Deepa sir, both are better, frankly speaking. But मैं ये बता रहा हूँ कि जो मोस्ट ऑफ दी जो लोग यूज करते हैं ना, जितने भी आप यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल सर्च करना, या जितने फेमस लोग हैं, सब लोग जुपिटर ही यूज करते हैं। रीजन बीइंग कि जुपिटर बहुत ज्यादा इजी, हैंड्स ऑन है, बहुत ज्यादा। और VS कोड में चीजें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है। कॉम्प्लिकेशंस कैसे कि कभी कभी कुछ चीजें होती है जिसकी एक्सटेंशन आपको VS कोड में चाहिए होता है, जो कि जुपिटर में चाहिए नहीं होता, तो VS कोड में आपको अलग से डालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको जुपिटर ही रिकमेंड कर रहा हूँ। और सब सिंपल है, आप एक एनाकोंडा डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इनफैक्ट अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। मैं सर्च करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा, और वहां से आप डाउनलोड करके, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली उसका नाम, आप वहां से डाउनलोड करके और बस चला लीजिएगा इसकी। हाँ, तो इसके अलावा हम कहाँ थे कि इसीलिए डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर की जरूरत होती है उसे रिलायबल बनाने के लिए। एंड जो ये प्रॉब्लम है वो है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग या फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया अभी। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग और रिग्रेशन प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि टाइम सीरीज फोरकास्टिंग टाइम पे डिपेंड करता है कि अगर ये इस टाइम पे ये वैल्यू होगी, मतलब जैसे एग्जांपल घर का प्राइस है, अभी घर के प्राइस में अगर हम वो पैरामीटर हटा दे कि टाइम के साथ प्राइस बढ़ता रहता है, उसको हटा दे, उसके अलावा बाकी सब चीज हो गई बिना टाइम के काम चल रहा है। आपको बस लोकेशन चाहिए, कितना एरिया उसका है, कितना फ्लोर है आपका, उसमें कितने नंबर ऑफ रूम्स है, उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि हाँ अच्छा देहरादून में अच्छा 3 BHK है, या फिर अच्छा 2 फ्लोर से तो इतना इसका रेंट होगा। या फिर मुंबई में, तो मुंबई में इसका मतलब मुंबई एज्यूम करके आप लोग सोचते हैं कि 2 BHK होगा तो परमानेंटली 80 लाख 70 लाख होगा। तो सी दैट इज द थिंग। तो सेम अब यहाँ से हम यहाँ, इसलिए मेरा एक एक्सपीरियंस के बेस में ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को कहाँ यूज करना है, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए सीखना ये टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। जो रिक्शा प्रॉब्लम पढ़ा है वही यहाँ से स्टार्ट हो गई, ऑब्वियसली वहाँ से स्टार्ट हो गई। बस जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग पर स्टार्ट कीजिए। और सबसे बेस्ट और सबसे यूजफुल जो मैं बताऊंगा वो है स्टॉक मार्केट्स। आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का डेटा उठाइए, उसको मॉडल बनाइए और ट्राई कीजिए कि बेस्ट से बेस्ट मॉडल बने। आई नो कि हम कोई भी बंदा 50% 60% ऊपर जा ही नहीं सकता, बट क्या पता आप चले जाए, नोबडी नो ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी में इस तरह से काम आता है हमारा ये डेटा साइंस। उनके हाइड्रो पावर, विंड पावर या सोलर पावर कितना रहेगा उसको फोरकास्ट करना, ऐसे एज अ डेटा साइंटिस्ट उसमें ऐसा यूज होता है। अब रिसेंटली अभी चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे कि कार्बन मार्केट जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें कार्बन ट्रेडिंग होता है। उसके बाद ये कैपिंग लगाई गई कि कितना इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन कर सकती है। जो अभी रिसेंटली पेरिस एग्रीमेंट आया है उसके बेसिस पे अब यहाँ एक नया मार्केट स्टार्ट हुआ है कार्बन डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग के लिए, कि यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है। आप जब सर्च करोगे उसके बारे में तो पता चलेगा कि कैसे कार्बन बाई और सेल होता है मार्केट में आज।
अब उसके ऊपर भी ट्रेनिंग चलना स्टार्ट हुई है। ट्रेनिंग मतलब फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग इज डेटा साइंस। काफी काफी सारी चीजें, मतलब इसे मैं यहाँ बताया मैंने। आप हेल्थ केयर में जाएंगे तो हेल्थ केयर में बहुत अच्छा यूज है इसका। सबसे पहला यूज है कि जो वहाँ जो ड्रग बनाते हैं उस ड्रग की क्या स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकालते, वहाँ पे इन डेप्थ मैथमेटिक्स में जाते हैं वो, कि उस वो ड्रग जो टेस्ट करते हैं उसके बाद उस टेस्ट के बाद वो मार्केट में लॉन्च करना है नहीं करना, उसके लिए पूरी प्रेडिक्शंस जाती है। पूरा पूरा हार्डकोर मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके अंदर। वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम की जैसे पहले डेटा सेट के बारे में जैसे मैंने बताया कि कितने कम लोगों को बीमारी होती है और हमारे पास कितने ज्यादा लोग हैं। मतलब 100% में से सिर्फ 10% लोगों को बीमारी है, 20% लोगों को बीमारी है, मेजर बीमारियां। छोटी मोटी बीमारियां की बात नहीं कर रहा, जैसे कैंसर हो गया या फिर ये मतलब कुछ सीवियर बीमारी है जिसके लिए दवा बनी नहीं है, दवा बन रही है इस टाइप का। और तो उसमें उसके लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाना वो खुद में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि डेटा सेट हमारे पास बहुत कम है। उसके लिए उसको कैसे सॉल्व करना वो अभी तक भी इनफैक्ट अभी भी प्रॉब्लम चल ही रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, क्या पता सॉल्व ना हो या सॉल्व हो रहा। और ऑब्वियसली ह्यूमन है तो वी विल कंटिन्यूअसली मेक एन एफर्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बट या इसके अलावा मतलब आज से कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आप डेटा साइंस का सोच नहीं सकते यूज होगा, नहीं हो सकता। सर सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैंकिंग। बैंकिंग में डेटा साइंस का यूज कहाँ पे, कि आजकल इन्होंने एक रिसेंट बना दिया है अभी रिसेंटली, कि जो न्यू बैंक्स है ना वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग सिस्टम बनाया कि आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, और वो लोग उस फॉर्म को अपने सिस्टम में डालने के लिए पूरा डेटा एंट्री नहीं करते। जो पहले करते थे कि वहाँ से आपके फॉर्म में नाम भरा हुआ तो वहाँ पे टाइप करते नेमिंग और आपने फॉर्म मोबाइल नंबर कर रहे हैं यहाँ पे टाइप करके नेम, ऐसा कुछ नहीं करता है। वो सीधा एक इमेज क्लिक करते हैं, वो इमेज ऑटोमेटिकली वो डेटा फीड कर देता है। करता क्या उसमें उसने वो इमेज लिया और वहाँ पे सारे टेक्स्ट जो आपने लिखे सबको रिकॉग्नाइज करेगा, वहाँ से सारे उठाएगा वो टेक्स्ट, और उसके बाद वो देखेगा वो कौन से सेक्शन में फिल था। तो नेम के सेक्शन में क्या फिल था वो उठाएगा कि मान लीजिए से इसका नाम मेरा राहुल है उसका नाम, तो देखेगा RAHUL ढूंढेगा ये आर लिखा है कि नहीं लिखा, ये ए लिखा है या नहीं लिखा, ये एच लिखा है या नहीं लिखा, ऐसे करके ढूंढेगा, पूरा ढूंढेगा, पूरा ये बनाएगा टास्क और उसको फिल कर देगा। ऐसे करके पूरा फॉर्म वो ऑटोमेटिकली सिर्फ सिंपल क्लिक से सब कुछ आइडेंटिफाई करके मतलब क्लासीफाई करता है वो टेक्स्ट कहाँ पे है, उसके बाद कौन सा टेक्स्ट लिखा है वो, और उसके बाद उसको एज इनपुट देता है हमारे इसमें जो बैंकिंग के सर्वर्स होते हैं उसमें। तो रिसेंटली जो मतलब आज के मार्केट में यूज हो रहा है, और इसे ये समझिए कि इसकी एक्यूरेसी 100% होगी। अगर क्योंकि 100% की एक्यूरेसी नहीं हुई इसकी तो छोटे से एरर से कितना बड़ा लॉस हो सकता है किसी कस्टमर को, या कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है किसी कस्टमर को। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज भी पढ़ा होगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में इतना रुपीस ट्रांसफर हो गया ऑटोमेटिकली, मतलब 15 लाख 14 लाख 1 लाख 2 लाख ऐसे करके। और लोग क्लेम कर रहे थे कि हमें यहाँ से मिला है वहाँ से मिला है, बट वो क्लेम्स ऑब्वियसली मतलब वो जो प्रॉब्लम्स है वो इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से यूज होता है, कि जब उनके सिर्फ 0.01 0.02% इन एक्यूरेसी की वजह से इतना बड़ा चैलेंज आ गया था उनके पास। तो दैट इज द रीजन हम इस सब चीजों में इसका 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, and people still are doing best and best to make my model 100% accurate. So that is all about this session. I think there is no question for me, so I think we can conclude. Abhishek ji, I think we can conclude this section क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं है अब। क्या कुलदीप जी क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं? दीक्षा जी, दिनेश जी। सर जैसे हम मशीन लर्निंग के लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा या क्या कॉन्फ़िगरेशन रहनी चाहिए, इसके बाद कर लीजिए आप कंक्लूड सर। हाँ ठीक है सर, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं। अब होता है कि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपने इमेज डिटेक्ट करा है कि ये इमेज के साथ आप काम कर रहे हैं कि इमेज आपके पास आई है सैटेलाइट इमेज, वहां से आप प्रोसेस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बादल होगा या नहीं होगा। इसके लिए बहुत हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, तो उसके लिए आपको डीप लर्निंग मॉडल्स लगाने पड़ते हैं, और डीप लर्निंग मॉडल्स में आपको ग्राफिक कार्ड वगैरह यूज लेना होता है कि 4GB ग्राफिक कार्ड, RTX का 4GB ग्राफिक कार्ड, 8GB का या 16GB का आपको रैम होना चाहिए, हार्ड डिस्क की जगह हार्ड डिस्क होना चाहिए, आपको स्पेस होना चाहिए, बेसिक स्टोरेज आपका 1 TB के अराउंड, ताकि आपके बड़े बड़े मॉडल स्टोर कर पाए।
तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया स्पेसिफिकेशन। लेकिन अगर एक नॉमिनल यूज़ करने के लिए बोला जाए तो मैं इनफैक्ट लिख भी देता हूँ i7 इंटेल i7 मतलब 7th जनरेशन, and I think 5 GB is sufficient storage, and RAM is 8 GB sufficient, and ग्राफिक कार्ड मतलब ऑप्शनल है ये, क्योंकि आप लोगों को इतनी जल्दी यूज होगा नहीं, बट फ्यूचर में कभी मान लो तो होगा। तो ग्राफिक कार्ड RTX का 4 GB, as latest as possible। ये कॉन्फ़िगरेशन है जो ऐसा समझ लीजिए कि आपको अभी तो आपने बिल्कुल बेसिक पे काम करा, लेकिन कल आपका एडवांस पे गए तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे काम हो जाएगा आपका कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस पे गए, जो आजकल मॉडल्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा एडवांस वाले, तब आपको फिर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहिए। तो समझ लीजिए मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप 5-10 साल तो आराम से निकाल देंगे। सर हार्ड डिस्क के साथ SSD भी चाहिएगी? नहीं SSD सर, हार्ड डिस्क लीजिए ही मत, सिर्फ SSD लीजिए। 500 GB SSD, हार्ड डिस्क लीजिए ही मत। हार्ड डिस्क पुरानी टेक्नोलॉजी हो गया। ओके, थैंक यू सर। आई होप इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है एवरीवन, सो वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन हियर ओनली। तो गुड बाय एंड गुड नाइट, लेट्स मीट tomorrow, okay, same time at 7 p.m. Thank you and have a nice day.